Good morning, friends. Good morning, everyone. And I, Vinod Reddy, welcome all of you to this CA Intercosting, CA Intercosting Booster Lecture number 6. CA Intercosting Booster Lecture number 6. I welcome all of you, my friends. तो चलो, जो लोग ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं, जहां से भी देख रहे हैं, इंडिया से देख रहे हैं, अमेरिका से देख रहे हैं, वेरेवर, आप बता दो मुझे प्लीज, ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? यस बच्चों, ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? एक बार बता दो। यस बच्चों, ऑडियो वीडियो क्लियर है? यस बोल रहे, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस। ओके बच्चों, वेरी गुड। तो सीए इंटर कॉस्टिंग बूस्टर रिवीजन लेक्चर नंबर 6 हम स्टार्ट करते हैं। पहले 5 लेक्चर में हमने क्या पढ़ा ये जानना है, तो अगर हम थर्ड चैप्टर में ऑलरेडी है, आप लोग ऐसे थर्ड चैप्टर कौन सा, बेसिक कॉस्ट कंसेप्ट पढ़ाया, उसके बाद में मटेरियल स्टार्ट कर दिया। बट शायद आपको पता रहेगा बेसिक कॉस्ट कंसेप्ट के अंदर ही मैंने आपको कॉस्ट शीट भी पढ़ाया था। आईसीआई के एंगल से तो अलग चैप्टर है वो, तो बेसिक कॉस्ट कंसेप्ट इज ओवर, कॉस्ट शीट इज ओवर, एंड इवन मटेरियल आई होप टुडे इट विल ऑल्सो गेट ओवर मटेरियल्स। ये जो हमारा एक चैप्टर था, तो सीए इंटर कॉस्टिंग का जो हम रिवीजन करने के डिसाइड किए थे ऑन यूट्यूब, ओके, तो उसका लेक्चर नंबर 6 हम स्टार्ट करते बच्चों। हम लोग कल मैंने एंड में आपको क्या पढ़ाया है, अगर आपको ये याद है, आपने कल का लेक्चर अच्छे से देखा है या लाइव स्ट्रीम में अच्छे से अटेंड किया है, तो आपको पता रहेगा कि एट द एंड आई हैव टोल्ड यू द फॉर्मूला ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। अभी भी यहां पे रहेगा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला, एंड द नंबर ऑफ डेज फॉर विच एवरेज इन्वेंट्री इज हेल्ड, ऐसे मैंने बताया था। और ये भी बताया था साथ साथ में कि दिस इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो is calculated in order to find out which is the fast moving and which is the slow moving raw material, which is the fast moving and which is the slow moving raw material. Are you understanding this? तो चलो फिर let us solve one question on that, my friends. So please read problem number 12 on page number 5 of your PDF. Problem number 12 page number 5, my friends. Problem number 12 page 5, okay, of PDF notes that I have provided to you. I hope आपके पास इसका प्रिंट आउट है बच्चों, बराबर ना? तो चलो फिर प्रॉब्लम नंबर 12 पढ़ लेना बच्चों प्लीज। प्रॉब्लम नंबर 12, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फॉर द ईयर एंडेड। एंड देखो, हम प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त इस बैच में भी, इवन दो इज अ बूस्टर बैच, प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो हम कोई गड़बड़ नहीं करते। यहाँ पे हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन पूरा डिटेल में लिखते हैं। आज तक तो हम यही किए, इवन दिस लेक्चर नंबर 6, लेक्चर 5 से लेक्चर 1 2 3 4 5 आपने अटेंड किया है, तो आपको एग्जैक्टली मालूम है कि इस बैच में ये 60 आवर्स में टीचिंग स्टाइल क्या रहने वाला है। करेक्ट है, हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो कभी कुछ गड़बड़ नहीं करते। From the following data for the year ended 31st December 2017, calculate inventory turnover ratio of 2 items and put forward your comments. चलो फिर मटेरियल A and मटेरियल B के लिए we have to calculate inventory turnover ratio. तो write down first working calculation of inventory turnover ratio. Calculation of inventory turnover ratio, calculation of inventory turnover ratio for materials A, B. Calculation of inventory turnover ratio for materials A, material B. Particulars material A and material B. Particulars मटेरियल ए एंड मटेरियल बी। चलो लिखा बच्चों यहां तक आपने, पर्टिकुलर्स मटेरियल ए मटेरियल बी लिख दिया क्या बच्चों? यस। ए क्या दिया बच्चों आपको? ओपनिंग स्टॉक एज ऑन 1/1/2017। तो राइट डाउन ओपनिंग स्टॉक
एज ऑन 1/1/2017। तो ओपनिंग स्टॉक फॉर दिस कैलेंडर ईयर दिया हुआ है उन्होंने। क्या ओपनिंग स्टॉक है बच्चों? ऑब्वियसली दिस इज इन रुपीज, इट इज 10,000, 9,000, 10,000 एंड 9,000 ओपनिंग स्टॉक। बी, परचेसेस ड्यूरिंग द ईयर आपको दिए हुए बच्चों, परचेसेस ड्यूरिंग द ईयर। तो टेल मी व्हाट आर द परचेसेस ड्यूरिंग द ईयर माय फ्रेंड्स? तो परचेसेस आर 52,000 and 27,000, 52,000 and 27,000 are the purchases. C, closing stock, closing stock as on 31st December 2017, closing stock as on 31st December 2017। क्या क्लोजिंग स्टॉक है बच्चों? ऑब्वियसली दिस इज इन रुपीज अगेन, 6,000 and 11,000, 6,000 and 11,000 क्लोजिंग स्टॉक। तो अब बताओ बच्चों, मुझे ओपनिंग स्टॉक पता है, परचेसेस पता है, क्लोजिंग स्टॉक पता है, कैन आई फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर, cost of raw material consumed during the year? Is it A plus B minus C? A plus B minus C. So it is 10,000 plus 52,000 minus 6,000. Tell me, is it 56,000 my friends? Cost of raw material consumed during the period, 56,000. 9,000 plus 27,000 minus 11,000. Tell me, is it 25,000? Cost of raw material consumed during the year. यहां तक आए क्या बच्चों? E. अब हमें फाइंड करना है एवरेज इन्वेंट्री या एवरेज स्टॉक, ऐसे लिख सकते हो, हेल्ड ड्यूरिंग द ईयर, एवरेज इन्वेंट्री हेल्ड ड्यूरिंग द ईयर। टेल मी, इज इट ए प्लस सी, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। तो ए प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 का आंसर क्या है बच्चों? तो इट इज 10,000 प्लस 6,000 डिवाइड बाय 2, दैट इज 8,000, and 9,000 plus 11,000 divided by 2. Tell me, is it 10,000? करेक्ट है बच्चों? सो आप मुझे बताओ क्या फॉर्मूला था इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का? अगर आपको याद है तो बता दो बच्चों, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। देखो बच्चों, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में 4 मार्क के लिए वगैरह। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है? कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द पीरियड divided by average inventory held during the period. So obviously D divided by E is the answer. So tell me my friends, is it 7 and 2.50? Is it 7, 2.50? This is the answer my friends. And अब बताओ, उन्होंने सिर्फ हमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करने के लिए बोला था, दोनों रॉ मटेरियल का, वो हमने कर दिया है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 7 and 2.50 आ चुका है। एनी डाउट माय फ्रेंड्स? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज 7, 2.50, करेक्ट है। तो आप बताओ बच्चों, इसमें से फास्ट मूविंग कौन सा और स्लो मूविंग कौन सा तुम्हारे हिसाब से? तो जिसका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ज्यादा वो फास्ट मूविंग, जिसका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कम वो स्लो मूविंग। तो कैन आई से यहां पे अगर समझो मुझे लिखना है तो, वैसे जरूरत नहीं है, मैं नीचे कमेंट में भी लिख सकता हूं। तो कैन आई से दिस इज फास्ट मूविंग कंपेयर्ड टू बी, करेक्ट है। आपको लगता है सर फास्ट मूविंग कंपेयर्ड टू बी ऐसे क्यों लिखा है? मेरे भाई फास्ट मूविंग कंपेयर्ड टू बी 7 फास्ट। अच्छा मुझे बताओ, अगर समझो कोई और एक रॉ मटेरियल है सी, जिसका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 10 है, समझो जिसका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 10 है, तो वो फास्ट मूविंग है एंड उसके कंपैरिजन में मटेरियल ए स्लो मूविंग भी हुआ। फिर अगर जिसका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 10 है कोई दूसरा रॉ मटेरियल, तो 10 के कंपैरिजन में 7 ये तो उससे स्लो मूविंग ही है ना? यस और नो? फास्ट मूविंग स्लो मूविंग क्या भाई, ये तो रिलेटिव टर्म्स है, किसी के कंपैरिजन के साथ ही बताना पड़ेगा आपको। सो दिस इज फास्ट मूविंग बट कंपेयर्ड टू बी, दिस इज स्लो मूविंग, दिस इज स्लो मूविंग कंपेयर्ड टू ए, दिस इज स्लो मूविंग कंपेयर्ड टू A. I hope you are understanding this. And just तुम्हारे नॉलेज के लिए अगर आपने को कैलकुलेट करना है तो you find out number of days for which average inventory is held. And जो फास्ट मूविंग रहेगा वो कम दिनों के लिए तुम्हारे कंपनी के पास रहेगा, क्योंकि फास्ट मूविंग है वो, इसलिए ऑन एन एवरेज वो कम दिनों के लिए तुम्हारे कंपनी में रहता है। तो राइट डाउन नंबर ऑफ डेज फॉर विच average inventory
is held, number of days for which average inventory is held. तो इसका आंसर होता है 365 डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो. तो 365 डिवाइडेड बाय एफ, तो 365 डिवाइड बाय 7, तो 54 पॉइंट सम डेज है. तो मैं 54 डेज अप्रॉक्स ऐसे लिख देता हूं. एंड हियर इट इज 365 डिवाइड बाय 2.5, सो दिस इज 146 डेज. तो आप देखो बच्चों, जो फास्ट मूविंग है ए, वो कम दिनों के लिए तुम्हारे पास स्टॉक में रहता है, एंड जो स्लो मूविंग है वो ज्यादा दिनों के लिए तुम्हारे पास रहेगा. अगर रॉ मटेरियल ए बी सी रहा तो आपको एक फास्ट मूविंग है, स्लो मूविंग है, इसके एक डिग्री के हिसाब से यू कैन गिव द रैंकिंग. तो यहां पे दो ही थे, इसलिए इसको मैं फास्ट मूविंग एंड स्लो मूविंग बोल दिया. वैसे अभी रॉ मटेरियल भी यहां पे 2.50 है, 2.50 इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है. समझो कोई दूसरा रॉ मटेरियल है जहां पे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 1.50 आया, तो एक्चुअली वो इसके कंपैरिजन में वो स्लो मूविंग है, या उसके कंपैरिजन में ये भी फास्ट मूविंग हुआ. 1.50 के हिसाब से तो 2.50 फास्ट मूविंग हुआ ना बच्चों. स्लो मूविंग फास्ट मूविंग क्या होता है मेरे भाई, ये तो कंपैरेटिव है, रिलेटिव टर्म्स है, करेक्ट और नॉट. तो ए को हमने फास्ट मूविंग बोल दिया बट एज कंपेयर टू बी, बी को स्लो मूविंग बोल दिया बट एज कंपेयर टू ए. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माय फ्रेंड्स, यस और नो. तो चलो यहां पे आप चाहो तो कमेंट्स लिख सकते हो. मैंने एक्चुअली राइट ऊपर जो टेबल दिया है उसी के अंदर जो मुझे कमेंट में लिखना था वो लिख दिया है. तो राइट डाउन, as inventory turnover ratio of material A is higher as compared to material B, we can say that material A is fast moving. Material A is fast moving as compared to material B. या material B is slow moving as compared to material A. Are you understanding my friends? तो ये क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हुआ. यहां तक सबको समझा क्या? यस, वेदिका, नितेश, दीपाली, दर्शन, सार्थक, सेलिना, भावना, सब लोग प्लीज बता दो बच्चों. यस, यहां तक क्लैरिटी है क्या? अच्छा, ये दर्शन का डाउट है सर आपके कितने लेक्चर यूट्यूब पे हुए हैं? तो बेटा ये 6th लेक्चर है, इसके पहले 5 लेक्चर्स हो चुके हैं. अगर तुम डायरेक्टली इस लेक्चर में आ चुके हो तो देयर इज नो पॉइंट इन कंटिन्यूइंग. आपको पहले 5 लेक्चर्स देखना पड़ेगा, एंड अगर आप पहला लेक्चर देखोगे तो आपको एग्जैक्टली समझेगा कि ये पूरे बैच में 25 लेक्चर्स में क्या होने वाला है, एंड तुम्हारे लिए ये बैच सूटेबल है या नहीं है ये आपको समझेगा अगर आप लेक्चर नंबर 1 देखेंगे तो बेटा. ठीक है, तो चलो फिर अभी बाकी लोग हम कंटिन्यू करते हैं बच्चों. तो क्वेश्चन नंबर 12 हम कंप्लीट कर चुके हैं. क्वेश्चन नंबर 12 इज ओवर. डू यू एग्री और नॉट? तो चलो और एक क्वेश्चन है मेरे पास इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. प्लीज रीड प्रॉब्लम नंबर 8 ऑन पेज नंबर 3. प्लीज रीड प्रॉब्लम नंबर 8 ऑन पेज नंबर 3. चलो बच्चों, ये लिखा क्या आप लोगों ने? अभी का जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया वो लिखा क्या? प्रॉब्लम नंबर 8 ऑन पेज नंबर 3. Problem number 8. Okay, on page number 3. Following data is available in respect of material X for the year ended 31st March 2021. 31st March 2021. Okay, 2021. Okay. ओके, किसी का डाउट है यहाँ पे कि सर मेरा डाउट ये है कि कितने लेक्चर यूट्यूब पे? तो यूट्यूब पे इसमें से आउट ऑफ 25 10 लेक्चर यूट्यूब पे रहेंगे बेटा. 10 लेक्चर यूट्यूब पे रहेंगे. इसलिए मैं बोल रहा हूं लेक्चर नंबर 1 देखो, तुम्हें सब समझ में आएगा बेटा. लेक्चर नंबर 1 देखो, सब कुछ क्लैरिटी आ जाएगी बेटा. प्रॉब्लम नंबर 8. फॉलोइंग आर द डेटा अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ मटेरियल एक्स फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2021. 31st मार्च 2021 ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, परचेसेस दिए हुए एंड क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है. ओपनिंग स्टॉक, परचेसेस, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है. कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो एंड नंबर ऑफ डेज फॉर विच एवरेज इन्वेंट्री इज हेल्ड. बेसिक क्वेश्चन है बच्चों ये. तो राइट डाउन फर्स्ट. यस, कैलकुलेशन ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो. फर्स्ट वर्किंग
कैलकुलेशन ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, क्या फॉर्मूला होता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का? कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल consumed during the year, cost of raw material consumed during the year divided by average inventory held during the year, divided by average inventory held during the year. अच्छा, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर का क्या फॉर्मूला होता है? वो होता है ऑब्वियसली ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस ड्यूरिंग द पीरियड माइनस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2. सही है बच्चों? यस और नो? तो चलो बोलो फिर अभी ओपनिंग स्टॉक कितना है यहां पे? तो ऑब्वियसली ओपनिंग स्टॉक है 90,000 प्लस परचेसेस 2,70,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज 1,10,000 डिवाइडेड बाय यस 90,000 प्लस 1,10,000 divided by 2. 90,000 plus 1,10,000 divided by 2 my friends. तो चलो बोलो 90,000 plus 2,70,000 minus 1,10,000. Tell me my friends, is it rupees 2,50,000? 2,50,000 divided by rupees 1 lakh. Divided by rupees 1 lakh. तो आंसर is 2.50 times. 2.50 times. 2.50 times ऐसे बोल सकते हैं. Is the inventory turnover ratio? करेक्ट है बच्चों. और क्या पूछा है सेकंड क्वेश्चन? नंबर ऑफ डेज फॉर विच एवरेज इन्वेंट्री इज हेल्ड. नंबर ऑफ डेज फॉर विच एवरेज इन्वेंट्री इज हेल्ड. तो नंबर ऑफ डेज फॉर विच एवरेज इन्वेंट्री इज हेल्ड इज 365 days divided by inventory turnover ratio. 365 days divided by inventory turnover ratio. तो आंसर इज 365 divided by 2.50. तो 365 divided by 2.50. तो आंसर इज 146 days. आंसर इज 146 days. यस और नो? 146 days ये क्या है? नंबर ऑफ डेज फॉर विच एवरेज इन्वेंट्री इज हेल्ड. नंबर ऑफ डेज फॉर विच एवरेज इन्वेंट्री इज हेल्ड. अच्छा मुझे बताओ बच्चों, नंबर ऑफ मंथ्स फॉर विच एवरेज इन्वेंट्री इज हेल्ड, ऐसा क्वेश्चन पूछा था तो क्या आंसर देते आप? नंबर ऑफ मंथ्स फॉर विच एवरेज इन्वेंट्री इज हेल्ड, तो उसका आंसर होता 12 डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो. एंड जो भी आंसर आता वो मंथ्स में होता. फिर तो 12 डिवाइडेड बाय 2.50 करते हैं आप, एंड तो आता है आंसर 4.8. तो आंसर वुड हैव बीन 4.8 मंथ्स. आंसर वुड हैव बीन 4.8 मंथ्स. अगर पूछा नंबर ऑफ मंथ्स फॉर विच एवरेज इन्वेंट्री इज हेल्ड, नंबर ऑफ मंथ्स फॉर विच एवरेज इन्वेंट्री इज हेल्ड, तो आपका आंसर होता 12 डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो. 12 डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो माय फ्रेंड्स. यस और नो? चलो फिर सबको समझा क्या बता दो बच्चों प्लीज. यहां तक क्लैरिटी है क्या इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में? यस बच्चों, एनी डाउट? सबको समझाए अच्छे से बच्चों? एवरीवन इज क्लियर विद दिस? ओके. तो चलो आज अपने को और कुछ कंसेप्ट सीखना है. हाउ टू कैलकुलेट रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल एंड ऑल दोस थिंग्स. तो चलो ये सब कुछ होगा क्या बताओ पहले. ये प्रॉब्लम नंबर 8 का आंसर अभी आपके सामने है, पूरा आंसर. यस, एक बार ये लिखा, ये कंफर्म कर दो ताकि मैं आपको अगला कंसेप्ट पढ़ा सकूं बच्चों डिटेल में. यस, रेडी फॉर द नेक्स्ट कंसेप्ट माय फ्रेंड्स? यस. ओके चलो बच्चों एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं अभी. सिंपल एग्जांपल. ओके, समझो ये एक बिन है जहां पे तुम्हारी मम्मी राइस स्टोर करती है. तो ये राइस का बिन है तुम्हारे घर का. ये राइस का एक स्टॉक है तुम्हारे घर पे. राइस का कुछ स्टॉक पड़ा हुआ है तुम्हारे घर पे. आप समझ रहे हो?
आर यू अंडरस्टैंडिंग? जब भी तुम्हारी मम्मी को राइस चाहिए और तुम्हारी मम्मी पापा को बताती है, तुम्हारे पापा को, उनके पापा को नहीं, ओके? तो मम्मी आपके पापा को बताती है कि जाओ राइस लेके आओ। क्या लेके आओ? राइस खत्म होने वाला है, राइस लेके आओ। ऐसे कौन बताता है? मम्मी। किसको बताता है? पापा को। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? पापा को बता दिया मम्मी कि जाओ राइस लेके आओ। इज दैट क्लियर माय फ्रेंड्स? अब सुनो, समझो तुम्हारा मैक्सिमम कंजम्पशन ओके रेट है, मैक्सिमम कंजम्पशन रेट है 2 किलोग्राम्स पर डे। मैक्सिमम कंजम्पशन रेट है 2 किलोग्राम्स पर डे। तो मम्मी ने क्या सोचा कि चलो अपने घर पे कितने भी गेस्ट आए, कुछ भी आया, तो भी 2 किलो से ज्यादा राइस कभी नहीं लगने वाला है। मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा कितना कंज्यूम हो सकता है? तो इट्स 2 किलोग्राम्स पर डे। 2 किलोग्राम्स पर डे, समझा क्या? फिर हमने पापा को पूछा कि जब भी आपको मम्मी बताएगी जाओ राइस लेके आओ, तो आप तुरंत 1 घंटे में लेके आएंगे क्या? पापा बोल रहे पॉसिबल नहीं है, राइट? मैं जब भी, मम्मी जब मुझे ऑर्डर देगी राइस का, तो 3 to 5 डेज का टाइम लग सकता है राइस आने तक। तो ये 3 to 5 डेज जो है बच्चों, इसको बोलते हैं लीड टाइम। क्या बोलते हैं इसको? लीड टाइम, या उसको बोलते हैं रीऑर्डर पीरियड, या इसको बोलते हैं रिप्लेनिशमेंट टाइम। रिप्लेनिशमेंट टाइम, replenishment time. This is replenishment time, my friends. लीड टाइम, रीऑर्डर पीरियड या रिप्लेनिशमेंट टाइम कितना है बोलो? 3 to 5 डेज। तो 3 to 5 डेज है, तो बोलो बच्चों मिनिमम लीड टाइम कितना है? मिनिमम 3 डेज। मतलब पापा ने ज्यादा जल्दी से जल्दी राइस लाया तो भी 3 डेज लगेंगे। मैक्सिमम लीड टाइम कितना है? 5 डेज। एंड ये 3 and 5 का एवरेज 4 डेज इज एवरेज लीड टाइम। लीड टाइम मतलब रीऑर्डर पीरियड। तो आप बताओ बच्चों, राइट? पापा ने क्या बोला है? मैक्सिमम लीड टाइम कितना है? 5 डेज। सुनो ध्यान से बच्चों अभी। अब मुझे बताओ, अगर समझो मम्मी ने ये स्टॉक 0 तक लेके गए, एंड एक दिन मम्मी को पता चला अरे यार राइस ही बचा नहीं है, एंड मम्मी ने पापा को बोला जाओ राइस लेके आओ। अब बताओ बच्चों, पापा तो 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन कुछ भी ले सकते। अब बताओ ये 3 दिन तक हम घर में राइस नहीं खाएंगे। अच्छा, घर में राइस नहीं खाएंगे ये समझ सकता है। अच्छा, यही कल जाके कंपनी में तुम्हारा प्रोडक्शन प्रोसेस रुक जाएगा बिकॉज ऑफ अनअवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। बिकॉज ऑफ अनअवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। इज दैट क्लियर माय फ्रेंड्स? तो हमारे डेली लाइफ में जो कंसेप्ट यूज करते हैं हम लोग, वही कंपनीज में भी होते हैं ना मेरे भाई। सिस्टम सिर्फ थोड़ा सा उनका अलग होता है, कंप्यूटराइज होता है, ज्यादा बेटर होता है। यस और नो? तो आप मुझे बताओ, मम्मी ने पापा को कब बताना चाहिए कि राइस लेके आओ? तो मम्मी घर पे क्या करेगी? वो बिन में एक लेवल सेट करेगी, और उस लेवल का नाम होता है रीऑर्डर लेवल। क्या होता है? रीऑर्डर लेवल। एंड वो रीऑर्डर लेवल होगा यहाँ पे 2 किलोग्राम्स पर डे। ज्यादा से ज्यादा कंजम्पशन कितना होता है रोज? 2 किलोग्राम। एंड मैक्सिमम लीड टाइम, ज्यादा से ज्यादा लीड टाइम कितना होता है बच्चों? हाँ बोलो, लीड टाइम कितना होता है? पापा ने बोला हुआ है 5 डेज। तो आप बताओ बच्चों, 10 किलोग्राम्स जब यहां पे स्टॉक बचेगा, समझो ये 10 किलोग्राम का लेवल है, तो ये 10 किलोग्राम का लेवल आते ही वहां पे रीऑर्डर लेवल पे आ जाएगा। तुरंत मम्मी बोलेगी पापा को जाओ राइस लेके आओ। तो पापा तुरंत जाते हैं क्या? मे नॉट भी, राइट? पापा ने 3 दिन में लाया, 4 दिन में लाया, या मैक्सिमम 5 दिन भी लाया, तो भी कैन आई से मम्मी ने इंश्योर किया है कि देयर विल नॉट बी एनी स्टॉक आउट। There will not be any stock out. Can I say there will not be any production discontinuity because of non-availability of raw material? Can I say there won't be any production discontinuity because of non-availability of raw material? Is that clear, my friends? समझा क्या बच्चों? प्लीज बताओ मुझे। तो आप मुझे बताओ रीऑर्डर लेवल का क्या फॉर्मूला है? चलो मुझे कमेंट में बता दो। तो रीऑर्डर लेवल का एटलीस्ट फर्स्ट फॉर्मूला समझा क्या आपको? रीऑर्डर लेवल का बोलो, कमेंट में बता दो रीऑर्डर लेवल का क्या फॉर्मूला है बच्चों? प्लीज, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स माय फ्रेंड्स। रीऑर्डर लेवल का क्या फॉर्मूला है? यस बच्चों,
यस 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 यस, प्लीज कमेंट में बता दो रीऑर्डर लेवल ये समझा क्या? क्या फॉर्मूला है बच्चों रीऑर्डर लेवल का? यस सर, रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला है मैक्सिमम यूसेज रेट इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। मैक्सिमम कंजम्पशन रेट बोलो या मैक्सिमम यूसेज रेट बोलो, इट्स वन एंड द सेम। तो इट इज मैक्सिमम यूसेज रेट या मैक्सिमम कंजम्पशन रेट बोलो आप, इट्स वन एंड द सेम। तो इट इज मैक्सिमम यूसेज रेट into maximum lead time is the formula of reorder level, my friends. And I hope you have understood how to calculate reorder level. How to calculate reorder level. तो reorder level यहां पे ब्रैकेट में लिखता हूं मैं विदाउट सेफ्टी स्टॉक, विदाउट सेफ्टी स्टॉक। ओके, एंड कभी कभी क्या कर सकते हैं हम लोग, इंस्पाइट राइट पापा ने बोला था कि 5 दिन में रॉ मटेरियल आएगा, इंस्पाइट हमने डिसाइड किया था कि मैक्सिमम कंजम्पशन 2 किलोग्राम ही है, कभी कभी कुछ गड़बड़ हो सकती है, इसलिए एज अ सेफ्टी वी कैन कीप सम राइट स्टॉक विद अस और नॉट। कभी कभी हो सकता है कि आपके पापा ने आपको बोला रहेगा हाँ चलो तुझे 5,000 रुपए की जरूरत है पर ये 6,000 रुपए रख ले, इसका मतलब ये नहीं कि ऊपर के 1,000 रुपए तो स्पेंड कर, एक सेफ्टी बोल के रहने दे। करेक्ट और नॉट? तो हम लोग सेफ्टी बोल के कुछ स्टॉक रख सकते हैं, चाहे तो रखना या नहीं रखना ये मैनेजमेंट का कॉल है, हमारा नहीं। तो रीऑर्डर लेवल का और एक फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल जिसका नाम है विथ सेफ्टी स्टॉक, विथ सेफ्टी स्टॉक। तो रीऑर्डर लेवल विथ सेफ्टी स्टॉक का फॉर्मूला है बच्चों मैक्सिमम यूसेज रेट इनटू मैक्सिमम लीड टाइम, maximum usage rate into maximum lead time plus safety stock, my friends. This is the formula for reorder level with safety stock, चलो बच्चों यहां तक समझा क्या बताओ? तो रीऑर्डर लेवल को आज के बाद मैं आरओएल ऐसे बोलूंगा, क्या बोलूंगा? आरओएल, रीऑर्डर लेवल। ओके, अब हमें फॉर्मूला सीखना है मैक्सिमम लेवल का। किसका? मैक्सिमम लेवल का। अब बहुत सिंपल है बच्चों। ओके, मैक्सिमम लेवल। अच्छा मुझे बताओ जो भी आपका राइस का स्टॉक है वो मैक्सिमम लेवल पे कब जाएगा? मैक्सिमम तो सबको समझता है कि सर जब भी नया स्टॉक आता है वो रिफिल करते ही, पापा जब राइस लेके आते हैं रिफिल करेंगे तो सबसे ऊपर के लेवल पे आएगा वो। करेक्ट है? तो पापा कब लेके आते हैं? सुनो, सबसे पहले तो आरओएल ये लेवल आते ही मम्मी ने पापा को ऑर्डर दिया, यस और नो। उसके बाद में जब तक वो पापा ने स्टॉक लाया नहीं तब तक आरओएल में से कुछ स्टॉक कंज्यूम हुआ। करेक्ट और नॉट? जो कितना कंज्यूम हुआ वो हम डिडक्ट करेंगे, प्लस पापा ने अंदर जो स्टॉक डाल दिया वो क्या है? आरओक्यू। आरओक्यू मतलब रीऑर्डर क्वांटिटी, विच कैन बी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ऑप्टिमम ऑर्डर साइज, जो भी आपने इसके पहले कैलकुलेशन सीखे वो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी या ऑप्टिमम ऑर्डर साइज जो भी है, पापा एट ए टाइम जाके मान लो 20 किलोग्राम लेके आते तो 20 किलोग्राम इज आरओक्यू। जब समझो वो वन ऑर्डर में 50 किलो बाय करते तो 50 किलोग्राम इज द रीऑर्डर क्वांटिटी, तो आरओक्यू ऐड होगा बच्चों। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? बट आरओएल से, अब सुनो, आरओएल ये है, उससे स्टॉक नीचे नीचे जाने वाला है। कब तक? जब तक पापा नया स्टॉक लाते नहीं तब तक, एंड पापा ने रिफिल करते ही ऊपर जाने वाला है। तो अब बताओ क्या ना, से आरओएल से नीचे जब स्टॉक जा रहा है लीड टाइम में, नीचे जितना कम जाएगा उतना रिफिल करते ही ऊपर के लेवल पे जाएगा, नीचे जितना कम जाएगा उतना रिफिल करते ही ऊपर जाएगा। तो नीचे जाते वक्त हम लोग क्या करेंगे? यहां पे लिखेंगे मिनिमम यूसेज रेट। क्या? मिनिमम यूसेज रेट इंटू मिनिमम लीड टाइम, आर यू अंडरस्टैंडिंग माय फ्रेंड्स? मिनिमम लीड टाइम। तो मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला है आरओएल माइनस मिनिमम यूसेज रेट इंटू मिनिमम लीड टाइम प्लस आरओक्यू। ये मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला है। देन मिनिमम लेवल का फॉर्मूला है बच्चों मिनिमम लेवल। ओके, चलो आप लिख के लो फटाफट, इसके लॉजिक्स एंड ऑल दोस थिंग्स और डेप्थ में जा सकते हैं, बट वो रेगुलर बैच में पढ़े रहेंगे, आपने याद रहेंगे। आरओएल माइनस एवरेज यूसेज रेट, ये आईसीआई के हिसाब से ये फॉर्मूला है, एवरेज यूसेज रेट इनटू एवरेज लीड टाइम। अच्छा मुझे बताओ बच्चों, समझो कंजम्पशन उन्होंने दिया है डेली, ऐसे दिया है कंजम्पशन 10,000 to 12,000 किलोग्राम पर डे। तो 10,000 मिनिमम, 12,000 मैक्सिमम एंड 11,000 एवरेज।
अगर समझो उन्होंने 10,000 टू 12,000 ऐसे दिया ही नहीं, डायरेक्ट उन्होंने बोला है कंजम्पशन 10,000 किलोग्राम्स पर डे, तो फिर अगर कुछ दिया ही नहीं तो मिनिमम भी वही, एवरेज भी वही, मैक्सिमम भी वही। लीड टाइम समझो उन्होंने दिया है 5 to 7 डेज, लीड टाइम उन्होंने दिया है 5 to 7 डेज, तो मिनिमम 5, मैक्सिमम 7, एवरेज 6। समझो उन्होंने लीड टाइम दिया है 8 to 12 डेज, 8 to 12 डेज, तो मिनिमम 8, मैक्सिमम 12, एवरेज 10। बट अगर समझो उन्होंने इतना ही दिया है, लीड टाइम इज 13 डेज और कुछ दिया ही नहीं, लीड टाइम 30 डेज, तो मिनिमम भी 13 लिया जाएगा, मैक्सिमम भी 13 लिया जाएगा एंड एवरेज भी 13 दिया जाएगा। अगर एक ही नंबर दिया है तो वही मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज। इज दैट क्लियर? तो ये फॉर्मूला है मिनिमम लेवल का बच्चों, ठीक है। एंड नेक्स्ट फॉर्मूला है एवरेज लेवल का, एंड एवरेज लेवल के दो फॉर्मूले हैं, एंड दीज टू फॉर्मूले कैन ब्रिंग अ डिफरेंट आंसर आल्सो, कैन ब्रिंग डिफरेंट आंसर आल्सो। देखो बच्चों, वैसे तो कोई भी रॉ मटेरियल का एवरेज लेवल सिर्फ थियोरेटिकली फाइंड हो सकता है, क्योंकि रॉ मटेरियल कितनी बार इशू होता है, कौन से टाइप पे इशू होता है एंड ऑल दो थिंग, तो ऑन एन एवरेज कितना स्टॉक कैरी होता है ये बताना सिर्फ थियोरेटिकली पॉसिबल है, प्रैक्टिकली नहीं। इसलिए इसके दो फॉर्मूले हैं, एंड पहला फॉर्मूला है उसका सबसे सिंपल, मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल डिवाइडेड बाय 2, मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल डिवाइडेड बाय 2। और नेक्स्ट फॉर्मूला है एवरेज लेवल का, मिनिमम लेवल प्लस हाफ ऑफ ROQ, मिनिमम लेवल प्लस हाफ ऑफ ROQ। समझ रहे हैं आपको? ये मिनिमम लेवल प्लस हाफ ऑफ ROQ is the formula for average level my friends, is the formula for average level। and और एक फॉर्मूला है जो है डेंजर लेवल, बहुत रेयरली ऐसा पूछा जाता है डेंजर लेवल, एंड डेंजर लेवल होता है एवरेज कंजम्पशन रेट, एवरेज कंजम्पशन रेट मतलब एवरेज यूसेज रेट इनटू इमरजेंसी डिलीवरी टाइम, इनटू इमरजेंसी में भी अगर डिलीवरी करना है तो कितना टाइम लगता है। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट कर दिया आपने तो आपको मिलेगा डेंजर लेवल। क्या मिलेगा? डेंजर लेवल। तो प्लीज राइट डाउन दिस माय फॉर्मूले माय फ्रेंड्स। चलो मैं 2 मिनट वेट करता हूं। एक्चुअली आप सिर्फ लिखो मत, आप ये अच्छे से पढ़ो, साथ साथ में थोड़ा समझो एंड याद रखने की कोशिश करो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। सो दीज आर द फॉर्मूले फॉर रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, एवरेज लेवल एंड डेंजर लेवल। एवरेज लेवल के दो फॉर्मूले बच्चों, एवरेज लेवल के दो फॉर्मूले। चलो फिर तब तक मैं कौन से क्वेश्चन हमें सॉल्व करके लेना है मैं देख के रखता हूं। आप प्लीज, यस बच्चों, ये प्लीज आप ये जो भी कुछ है कॉपी करो अच्छे से पहले तो आप। यस लिखा क्या? रीऑर्डर लेवल विथ सेफ्टी स्टॉक, विदाउट सेफ्टी स्टॉक, दोनों फॉर्मूले लिखे। मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, एवरेज लेवल एंड डेंजर लेवल। यस, रिटन ऑल द फॉर्मूले माय फ्रेंड्स। यस, गुड। यस, सेलिना अढ़ाव समझ रहा है क्या बेटा? देन नितेश, एक स्टूडेंट है जिसका नाम है सीए एग्जाम्स। ऐसा कैसा नाम हुआ भाई? सीए एग्जाम्स। तुम्हें मैं क्या बोलूं अभी? समझा क्या? सीए एग्जाम्स ऐसे बोलूं क्या फिर? यस, चलो डन। दीपाली बोल रही है डन, स्वराली बोल रही है डन। यस बच्चों, तो चलो एक काम करते, एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं उसके ऊपर। प्लीज रीड प्रॉब्लम नंबर 11 ऑन पेज 4। प्लीज रीड प्रॉब्लम नंबर 11। ये फॉर्मूले लिखे क्या बच्चों सब लोगों ने? चलो बोलो, एक बार वापस पढ़ते। रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या है? मैक्सिमम कंजम्पशन रेट इनटू मैक्सिमम लीड टाइम, ROL का फॉर्मूला, प्लस सेफ्टी स्टॉक अगर दिया है तो। देन मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला ROL माइनस मिनिमम यूसेज रेट इंटू मिनिमम लीड टाइम प्लस ROQ। देन मिनिमम लेवल का फॉर्मूला ROL माइनस एवरेज यूसेज रेट इंटू एवरेज लीड टाइम
ये मिनिमम लेवल का फॉर्मूला है। देन एवरेज लेवल के दो फॉर्मूले हैं एंड टू फॉर्मूले ऑन एवरेज लेवल कैन ब्रिंग टू डिफरेंट आंसर्स। तो लगे तो आप यहां पे लिखो प्लीज, टू फॉर्मूले ऑन एवरेज लेवल, ओके, कैन ब्रिंग टू डिफरेंट आंसर्स। आप ये मत समझो कि ये दोनों फॉर्मूला से सेम आंसर आने वाला है। कैन ब्रिंग टू डिफरेंट आंसर्स, एनीवे आंसर थ्योरेटिकल होता है, मैंने आपको बोला ये एवरेज लेवल, ओके। टू फॉर्मूले ऑन एवरेज लेवल कैन ब्रिंग टू डिफरेंट आंसर। नहीं तो एग्जाम में दो अलग अलग आंसर आएगा, आपको लोगों को सॉर कंफ्यूज हो गया, डेटा ही रॉन्ग है, ऐसा नहीं है मेरे भाई। देन डेंजर लेवल का फॉर्मूला है एवरेज कंजम्पशन रेट इनटू इमरजेंसी डिलीवरी टाइम। Average consumption rate into emergency delivery time is a formula for danger level. I hope you have understood up to this, my friends. And अगर ये समझा है तो please read problem number 11 on page 4. Problem number 11 on page 4. चलो प्रॉब्लम नंबर 11 पढ़ना है बच्चों अभी हमें पेज 4 पे। यस, प्रॉब्लम नंबर 11 पेज 4 माय फ्रेंड्स, ओके। लिखिए आप, ये सारे फॉर्मूले लिखिए आप, उसके नीचे प्रॉब्लम नंबर 11 ऐसे लिख दिए आप, प्रॉब्लम नंबर 11 पेज 4, ओके। फ्रॉम द डिटेल्स गिवन बिलो कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना है बच्चों? फ्रॉम द डिटेल्स गिवन बिलो कैलकुलेट रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, डेंजर लेवल, कैलकुलेट करना है। रीऑर्डर क्वांटिटी टू बी कैलकुलेटेड ऑन फॉलोइंग बेसिस, मतलब आरओक्यू भी कैलकुलेट करना है। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग अ परचेस ऑर्डर 20 रुपीज, नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी परचेज ड्यूरिंग द ईयर 5000, परचेज प्राइस पर यूनिट is 50 rupees, inclusive of transportation cost, मतलब ऑब्वियसली वो रहना ही चाहिए 50 रुपीज। एनुअल कॉस्ट ऑफ स्टोरेज इज ₹5, तो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम ₹5 है, करेक्ट है। लीड टाइम दिया हुआ है, एवरेज 10 डेज, मैक्सिमम 15 डेज, मिनिमम 5 डेज। इमरजेंसी परचेज 4 डेज। रेट ऑफ कंजम्पशन एवरेज 15 है एंड मैक्सिमम 20 है, तो मिनिमम 10 रहेगा फिर यूसेज रेट। सही है बच्चों? तो एक काम करते हैं, पहला हम कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेशन ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी। अभी आप लोग ऐसे रीऑर्डर क्वांटिटी कैसे फाइंड करेंगे? तो हम यहां पे ऑब्वियसली इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फॉलो करेंगे। कुछ दिया नहीं उन्होंने, बट ईओक्यू कैलकुलेट करने के लिए डेटा दिया है, मतलब जब भी हम परचेज ऑर्डर प्लेस करेंगे तो कितना क्वांटिटी ऑर्डर करेंगे इज अ क्वेश्चन। तो हम ईओक्यू ऑर्डर करेंगे बच्चों, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो राइट डाउन ईओक्यू, इसी को हम यहां पे इस क्वेश्चन में रीऑर्डर क्वांटिटी बोल रहे हैं, इज इक्वल टू अंडर रूट, बोलो अभी अंडर रूट क्या है? 2 इंटू एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल्स इंटू ओ क्या होता है? ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, तो इट इज अंडर रूट 2 इंटू, चलो बोलो एनुअल रिक्वायरमेंट कितना है बच्चों? एनुअल रिक्वायरमेंट इज 5000 यूनिट्स इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना है बच्चों? कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग अ परचेस ऑर्डर 20 रुपीज है। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम इज 5 रुपीज दिया है उन्होंने, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट 5 रुपीज है। तो करो कैलकुलेशन, 2 इंटू 5000 इंटू 20 डिवाइड बाय 5, जो भी आंसर आया उसका स्क्वायर रूट। तो वेदर आंसर इज 200 यूनिट्स, माय फ्रेंड्स, दिस इज द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। समझा बच्चों? मतलब ये तुम्हारा आरओक्यू है अब यहां पे, गेटिंग दिस? ओके। और क्वेश्चन में क्या दिया है बच्चों? यस, क्वेश्चन में क्या दिया है? एक काम करता हूं, यहां पे मैं लिखता हूं मिनिमम लेट्स से एवरेज एंड मैक्सिमम, ओके, यूसेज रेट
यूसेज रेट एंड लीड टाइम। ओके, यहां पे मैं चलो पर्टिकुलर्स ऐसे लिख देता हूं। जो डेटा आपको दिया हुआ है बस यहां पे मैं कॉपी करता हूं ताकि बाद में मेरे लिए फॉर्मूला यूज करना काफी आसान हो जाएगा। यस बच्चों, बोलो बोलो फटाफट, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो बता दो। क्या दिया है? डिटेल्स ऑफ लीड टाइम एवरेज 10 डेज, एवरेज 10 डेज, देन मैक्सिमम 15 डेज एंड मिनिमम 5 डेज। ओके, कंजम्पशन का एवरेज 15 यूनिट्स पर डे, 15 यूनिट्स पर डे इज एवरेज, मैक्सिमम इज 20 यूनिट्स पर डे। कॉमन सेंस अप्लाई करोगे तो भी आपको समझेगा बच्चों, करेक्ट है, कॉमन सेंस अप्लाई करोगे तो भी समझेगा आपको कि इट इज 10 यूनिट्स पर डे, 10 यूनिट्स पर डे। ये कैसे कैलकुलेशन किया है, इसका कुछ वर्किंग दिखाने की जरूरत है क्या? फिर भी दिखा देता हूं बच्चों में। वो कैलकुलेशन कैसे किया है, समझो मिनिमम x था तो मैक्सिमम 20, x प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2 का आंसर एवरेज 15 है, तो x प्लस 20 इज इक्वल टू 30, देयरफॉर x इज इक्वल टू 10 यूनिट्स पर डे है, 10 यूनिट्स पर डे। मुझे नहीं लगता इसमें आपको कुछ डाउट होना चाहिए बच्चों। तो आप बताओ, यूसेज रेट मिनिमम एवरेज मैक्सिमम, लीड टाइम मिनिमम एवरेज मैक्सिमम, ये आपको दिया हुआ है। एंड मेरे ख्याल से अब ये जो क्वेश्चन पूछे उन्होंने, राइट, ये जस्ट फॉर्मेलिटी है, इसका आंसर देना, फॉर्मूला यूज करके बस आंसर लाना है हमें, इसमें कुछ भी नहीं है। क्या लगता है आपको? यस। एंड अगर आपको लगता है कि इजी है तो चलो कंटिन्यू करो, मैं भी सॉल्व करने वाला हूं, आप लेकिन मेरे आगे सॉल्व करो बच्चों, ताकि आपका आंसर मैं चेक कर रहा हूं ऐसे होगा फिर थोड़ी देर में। आप करो बच्चों, प्लीज सॉल्व करना चालू करो। सॉल्व करना चालू करो बेटा। यस, ईओ क्यू तक आ चुके हो आप, मैं जानता हूं, मैंने खुद कैलकुलेट किया है यहाँ पे ईओ क्यू। ओके, तो एक काम करता हूं, थर्ड ऐसे में लिख देता हूं यहाँ पे, एंड उसमें लिख देता हूं हेडिंग, इट्स ए कैलकुलेशन ऑफ वेरियस इन्वेंट्री लेवल्स, कैलकुलेशन ऑफ वेरियस इन्वेंट्री लेवल्स, कैलकुलेशन ऑफ वेरियस इन्वेंट्री लेवल्स। उसके अंदर ए बी सी डी ऐसे कर देता हूं। चलो पहले फाइंड करते हैं रीऑर्डर लेवल, पहले फाइंड करेंगे रीऑर्डर लेवल माय फ्रेंड्स। तो चलो बोलो, रीऑर्डर लेवल का क्या फॉर्मूला होता है, आप ही बताओ। इट इज मैक्सिमम यूसेज रेट इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। कुछ सेफ्टी स्टॉक वगैरह तो दिया नहीं उन्होंने, तो मैक्सिमम यूसेज रेट इज 20 यूनिट्स पर डे। एंड अगर ये 20 यूनिट्स पर डे है तो लीड टाइम भी डेज में ही होना चाहिए। अगर ये 20 यूनिट्स पर वीक है तो लीड टाइम भी वीक्स में ही होना चाहिए। तो 20 यूनिट्स पर डे इंटू 15 डेज। टेल मी माय फ्रेंड्स वेदर 300 यूनिट्स इज द रीऑर्डर लेवल। चलो आप मुझे कमेंट में बता दो यहां तक क्लियर है क्या। रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर लेवल 300 यूनिट्स आया क्या? रीऑर्डर लेवल 300 यूनिट्स आया कि नहीं, बताओ आप मुझे। यस बच्चों, उसके बाद में हमें फाइंड करना है मैक्सिमम लेवल। तो चलो फिर मैक्सिमम लेवल फाइंड करते। तो मैक्सिमम लेवल इज इक्वल टू, ये मैक्सिमम लेवल हमें कैलकुलेट करना है बच्चों। चलो बोलो, मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला इज ROL माइनस मिनिमम यूसेज रेट इनटू मिनिमम लीड टाइम प्लस ROQ, प्लस ROQ। तो ROL इज 300 यूनिट्स, मिनिमम यूसेज रेट इज माय फ्रेंड्स 10 यूनिट्स पर डे इनटू मिनिमम लीड टाइम इज 5 डेज। तो 300 माइनस 50, टेल मी माय फ्रेंड्स वेदर आंसर इज 250 यूनिट्स, whether answer is 250 यूनिट्स। सही है क्या ये फॉर्मूला? सही है क्या फॉर्मूला? बताओ 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 बताओ। अगर आप ध्यान दे रहे हो यहां पे तो बताओ मुझे कमेंट में, ये फॉर्मूला सही है क्या? फॉर्मूला सही है, बट हम ROQ तो ऐड किए ही नहीं ना। आप लोग ऐसे ROQ क्वेश्चन में दिया ही नहीं है। आप बोलो मुझे दिया है या नहीं दिया है?
क्वेश्चन में नहीं दिया है बट हमने कैलकुलेट किया है ना मेरे भाई। कितना आया था आरओक्यू, बोलो कमेंट में, आरओक्यू 200 यूनिट्स आया था या नहीं? तो टेल मी माय फ्रेंड्स वेदर मैक्सिमम लेवल इज 450 यूनिट्स, वेदर मैक्सिमम लेवल इज 450 यूनिट्स। समझा क्या? यस बच्चों 450। ओके यस, मैत्री कल्पेश ने पूरे आंसर दे दिए एंड मेरे ख्याल से उसके आंसर करेक्ट है। तो चलो मिनिमम लेवल का फॉर्मूला बच्चों, क्या फॉर्मूला है मिनिमम लेवल का? आप ही बताओ मिनिमम लेवल का क्या फॉर्मूला है? इट इज ROL माइनस एवरेज यूसेज रेट इनटू एवरेज लीड टाइम, इनटू एवरेज लीड टाइम। करेक्ट है बच्चों? तो टेल मी ROL कितना था? इट इज 300 माइनस, बोलो आप एवरेज यूसेज रेट कितना है? ऊपर की टेबल में लिखा हुआ है एवरेज 15 यूनिट्स पर डे एंड एवरेज लीड टाइम इज 10 डे। 15 यूनिट्स पर डे into average lead time 10 days. So tell me my friends whether answer is 150 units, whether answer is 150 units। ये था तुम्हारा मिनिमम लेवल, ये था तुम्हारा मिनिमम लेवल। एंड और क्या पूछा है आपको? और पूछा है डेंजर लेवल। क्या पूछा है? डेंजर लेवल। तो क्या फॉर्मूला था डेंजर लेवल का, बोलो? डेंजर लेवल का होता है फॉर्मूला एवरेज कंजम्पशन रेट, एवरेज कंजम्पशन रेट इनटू इमरजेंसी डिलीवरी टाइम, इनटू इमरजेंसी डिलीवरी टाइम। तो एवरेज कंजम्पशन रेट है बच्चों 15 यूनिट्स पर डे इनटू इमरजेंसी डिलीवरी टाइम इज, इमरजेंसी डिलीवरी टाइम दिया है क्या क्वेश्चन में? इमरजेंसी डिलीवरी टाइम इज 4 days. So tell me my friends whether answer is 60 units, whether answer is 60 units, yes or no? So these are various inventory levels we have calculated my friends, these are various inventory levels we have calculated। और मुझे नहीं लगता कुछ पूछा है उन्होंने, yes or no? तो ये क्वेश्चन नंबर 11 डन माय फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11 डन हो गया क्या? यस और नो? यस वेरी गुड माय फ्रेंड्स। ओके तो चलो अब एक काम करो, प्लीज रीड प्रॉब्लम नंबर 5 ऑन पेज नंबर 2, प्लीज रीड प्रॉब्लम नंबर 5। तो देखो बच्चों शायद आपको समझता रहेगा कि हम लोग ये कैसे 60 आवर्स में ये 130 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। देखो बच्चों 130 क्वेश्चंस कम नहीं होते एंड ये सबका डिटेल आंसर तुम्हारे नोटबुक में आने वाला है। एंड डिटेल मतलब थोड़ा बहुत डिटेल नहीं, आप देखो कितने अच्छे प्रेजेंटेशन के साथ में, जैसे एज इफ वी आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम इन द एग्जाम हम कर रहे हैं ना यहाँ पे। यस और नो? तो चलो प्लीज रीड प्रॉब्लम नंबर 5 ऑन पेज 2 माय फ्रेंड्स। Problem number 5, problem number 5 on page 2, problem number 5 page 2 of PDF notes provided to you। चलो आपको प्रॉब्लम नंबर 5 पढ़ना है बच्चों। चलो प्रॉब्लम नंबर 5 पढ़ो। अभी ये ऊपर का क्वेश्चन जो भी हमने लिखा था हो गया सबका? यस बच्चों, अगर किसी का बाकी है तो कॉपी करो ये एंड उसके बाद में प्रॉब्लम नंबर 5 आपको पढ़ना है। यस एक बार कमेंट में बता दो मुझे लगे तो कि राइट जहां तक मैंने बताया वहां तक क्लियर है क्या। एक बार कमेंट में लगे तो बता देना बच्चों मुझे, जो भी मैंने लिखा है यहां तक क्लैरिटी है क्या। यस बच्चों, एंड अगर वो हो गया तो उसके बाद में विल गो फॉर प्रॉब्लम नंबर 5। यस प्लीज आप बता दो कमेंट में मुझे यहां तक क्लैरिटी है क्या, एंड उसके बाद में प्लीज गो फॉर प्रॉब्लम नंबर 5 ऑन पेज नंबर 2 माय फ्रेंड्स। यस दीपाली बोल रही है ऑल क्लियर सर, वेरी गुड। तो चलो बच्चों फिर ऑल सेट टू गो टू प्रॉब्लम नंबर 5। करेक्ट है? चलो कंपनी uses 3 raw materials A, B and C for a particular product
for which following data applies. For which following data applies. Raw material ABC, usage per unit of the product. Usage per unit of the product मतलब फिनिश्ड प्रोडक्ट का एक यूनिट बनाने के लिए कितना रॉ मटेरियल यूज होता है वो दिया हुआ है आपको. यूसेज पर यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट दिया हुआ है. ROQ आपको दिया हुआ है, रीऑर्डर क्वांटिटी. प्राइस पर किलोग्राम भी दिया हुआ है, परचेज प्राइस पर किलोग्राम दिया हुआ है. एंड रीऑर्डर टाइम मतलब लीड टाइम दिया हुआ है आपको, मिनिमम एवरेज मैक्सिमम. लीड टाइम मिनिमम एवरेज मैक्सिमम आपको दिया हुआ है बच्चों. वीकली प्रोडक्शन वैरीज फ्रॉम 175 to 225 यूनिट्स. Weekly production varies from 175 to 225 units, averaging 200 units. तो ये प्रोडक्शन है बच्चों. कैलकुलेट ऑल लेवल्स ऑफ इन्वेंट्री फॉर रॉ मटेरियल एबीसी. ऑल लेवल मतलब क्या क्या फाइंड करेंगे? ROL, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, एवरेज लेवल. आप लोग ऐसा डेंजर लेवल भी फाइंड करो, कर लेता मैं, बट ऐसा कोई डेटा मेरे पास अवेलेबल नहीं है, क्वेश्चन में दिया नहीं है. तो हमें क्या क्या फाइंड करना पड़ेगा? ROL, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल एंड बोलो ROL, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल एंड एवरेज लेवल. एंड एवरेज लेवल का कौन सा फॉर्मूला यूज करना है वो भी नहीं दिया उन्होंने, तो हम दोनों यूज कर लेंगे, दोनों से आंसर फाइंड कर लेंगे. उनको जो चाहिए वो ले लेंगे भाई. यस और नो. तो चलो फिर सॉल्व करना है हमें. एक बार क्वेश्चन पढ़ो बच्चों ठीक से प्लीज. मैं तो सॉल्व कर ही लूंगा, तुम क्वेश्चन पढ़ो, वो इंपॉर्टेंट है. हमें क्या क्या डेटा चाहिए होता है वो सब है क्या क्वेश्चन में वो भी देखो बच्चों. प्रॉब्लम नंबर 5 प्लीज पढ़ लेना मेरे भाई. प्रॉब्लम नंबर 5. यस चलो फिर एक काम करते हैं. ये प्रॉब्लम नंबर 5 के लिए ना बच्चों पहले हम लोग ओके यूसेज रेट फाइंड करके लेते हैं. मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज फॉर ऑल 3 रॉ मटेरियल. वो भी एक रॉ मटेरियल के नहीं है, 3 रॉ मटेरियल के लिए. तो ओके एक काम करते हैं, फर्स्ट वर्किंग बनाते हैं. कैलकुलेशन ऑफ यूसेज रेट्स. कैलकुलेशन ऑफ यूसेज रेट्स for all 3 raw materials. For all 3 raw materials. तो raw material A, B, C ऐसा कुछ है अपने पास. raw material A, B, C सही है बच्चों. एंड अपने को यूसेज रेट कैलकुलेट करना है. यूसेज रेट कैलकुलेट करना है. आप समझ रहे हो? ओके तो एक काम करता हूं मैं यहां पे ऐसे लिख देता हूं रॉ मटेरियल्स. सब लोग प्लीज ध्यान देना बच्चों. रॉ मटेरियल्स समझो A, B एंड C ऐसे 3 रॉ मटेरियल्स है. आपको दिख ही रहा है तो A, B, C ऐसे 3 रॉ मटेरियल्स है बच्चों. एंड समझो चलो मैं यहां पे पहले फाइंड करता हूं मिनिमम यूसेज रेट. क्या पर वीक है यहां पे? मिनिमम यूसेज रेट पर वीक. Obviously raw material it will come in kilograms. Minimum usage rate. Okay. उसके बाद में हम फाइंड करेंगे एवरेज यूसेज रेट पर वीक इन किलोग्राम्स. एवरेज यूसेज रेट पर वीक इन किलोग्राम्स. एंड यहां पे फाइंड करेंगे मैक्सिमम यूसेज रेट पर वीक. मैक्सिमम यूसेज रेट per week in kilograms. तो चलो बच्चों फॉर 3 रॉ मटेरियल्स यू हैव टू कैलकुलेट मिनिमम यूसेज रेट, एवरेज यूसेज रेट एंड मैक्सिमम यूसेज रेट. चलो बताओ कैसे करेंगे कैलकुलेशन. बताओ आप ही बताओ मुझे कैसे करेंगे कैलकुलेशन. यस बच्चों तो चलो बताओ मिनिमम जो प्रोडक्शन होने वाला है वो 175 है. प्रोडक्शन 175 से 225 है. तो 175 ओके आप बताओ 175 इंटू रॉ मटेरियल ए का फॉर 1 यूनिट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट. फॉर 1 यूनिट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट रॉ मटेरियल ए कितना लगता है बच्चों? 10 किलोग्राम्स. 10 किलोग्राम्स. एंड इतना ऐसे कितने यूनिट्स बनाने वाले हम महीने सॉरी वीक भर में? मिनिमम 175. तो 175 इंटू 10. टेल मी माई फ्रेंड्स इज इट 1750 kilograms फॉर रॉ मटेरियल ए.
फॉर रॉ मटेरियल दिस इज मिनिमम यूसेज रेट। अब बताओ फॉर रॉ मटेरियल बी मिनिमम यूसेज रेट इज 175 इंटू, आप मुझे बताओ बी का यूसेज पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट कितना है, इट इज 4 किलोग्राम्स। तो 175 इंटू 4 कितना आता है बच्चों, ये इट इज 700 किलोग्राम्स, 700 किलोग्राम्स। एंड यहां पे भी 175 ये तुम्हारा मिनिमम प्रोडक्शन है इंटू 6 किलोग्राम्स। 1 यूनिट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट रिक्वायर 6 किलोग्राम्स, 1 unit of finished product requires 6 kilograms. So tell me, is it 1050 kilograms? तो तीनों रॉ मटेरियल का मिनिमम यूसेज रेट मिल गया। वैसे ही अभी एवरेज मिलेगा बच्चों, कैसे मिलेगा एवरेज, अभी 200 इंटू 10 किलोग्राम्स, देन हाँ बोलो 200 इंटू 4 किलोग्राम्स, एंड ये आएगा 200 इंटू 6 किलोग्राम्स। एंड वैसे भी मैक्सिमम भी मिल जाएगा। मैक्सिमम क्या होगा, 225 इंटू 10 किलोग्राम्स, देन 225 इंटू 4 किलोग्राम्स, एंड दिस विल बी 225 इंटू 6 किलोग्राम्स। सही है क्या, बताओ आप मुझे। यस बच्चों, तो बताओ अभी 200 इंटू 10 दिस इज 2000 किलोग्राम्स, एंड दिस इज 2250 किलोग्राम्स। तो अगर अभी सिर्फ रॉ मटेरियल ए की बात करोगे बच्चों, सिर्फ रॉ मटेरियल ए का, तो मिनिमम 1750, एवरेज 2000 एंड मैक्सिमम 2250। सिर्फ ए की बात करेंगे तो सी के लिए ओके 700 किलोग्राम्स मिनिमम, एवरेज यहां पे आएगा, मैक्सिमम यहां पे आएगा। तो चलो बोलो एवरेज एंड मैक्सिमम वो क्या नंबर है, बताओ आप मुझे। सो दिस इज 700 मिनिमम, एवरेज 800, मैक्सिमम 900 किलोग्राम्स, मैक्सिमम 900 किलोग्राम्स। वैसे ही आप रॉ मटेरियल सी के लिए 1050, दिस विल बी 1200 एंड दिस विल बी आई थिंक 1350, दिस इज 1200 kilograms and this is 1350 kilograms. यस बच्चों, कैलकुलेशन ऑफ यूसेज रेट यहां तक समझे क्या, आप मुझे प्लीज बता दो, कमेंट में बता दो यहां तक क्लैरिटी है क्या। एंड अगर ये कैलकुलेशन किए तो ही हम लोग वो वेरियस इन्वेंट्री लेवल्स फाइंड कर पाएंगे बच्चों फॉर ऑल दीज 3 रॉ मटेरियल्स। समझा क्या बच्चों, यहां तक क्लैरिटी है क्या, प्लीज 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 कमेंट में बता दो मेरे भाई। अगर मैंने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक किया बाय चांस तो भी बताया करो। यस डन सर, दीपाली का कमेंट आ गया और बाकी कमेंट, मौसम का भी कमेंट आ गया। यस बेटा, चलो फिर अभी हम फाइंड करेंगे कैलकुलेशन ऑफ वेरियस इन्वेंट्री लेवल्स, कैलकुलेशन ऑफ वेरियस इन्वेंट्री levels for raw materials A, B, C. Calculation of various inventory levels for raw materials A, B and C. Calculation of various inventory levels. यस बच्चों, वेरियस इन्वेंट्री लेवल्स फॉर रॉ मटेरियल ए, बी एंड सी। चलो बोलो फिर अभी कैसे सॉल्व करें। तो एक काम करते हैं, यहां पे हम लोग यहां पे ऐसे मैं पहला कॉलम बनाता हूं इन्वेंट्री लेवल। इन्वेंट्री लेवल मतलब कौन सा, मिनिमम लेवल चाहिए, मैक्सिमम लेवल चाहिए, क्या लेवल चाहिए, ये मैं यहां पे पहले कॉलम में लिखूंगा। एक मिनट प्लीज ध्यान देना बच्चों, यहां पे प्लीज 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 इन्वेंट्री लेवल यहां पे लिखता हूं मैं। इन्वेंट्री लेवल मुझे क्या कैलकुलेट करना है, ओके। उसके बाद में यहां पे 3 रॉ मटेरियल्स के लिए हम ये कैलकुलेशन कर देते हैं। तो रॉ मटेरियल ए, रॉ मटेरियल बी एंड रॉ मटेरियल सी के लिए ये कैलकुलेशन हम कर देंगे। रॉ मटेरियल ए, रॉ मटेरियल बी एंड रॉ मटेरियल सी के लिए हम ये कैलकुलेशन करेंगे बच्चों। रॉ मटेरियल ए, रॉ मटेरियल बी एंड रॉ मटेरियल सी के लिए कैलकुलेशन ऑफ वेरियस इन्वेंट्री लेवल्स फॉर रॉ मटेरियल एबीसी। कैलकुलेशन ऑफ वेरियस इन्वेंट्री लेवल्स
फॉर रॉ मटेरियल एबीसी। तो पहला हम फाइंड करेंगे रीऑर्डर लेवल, पहला हम फाइंड करेंगे रीऑर्डर लेवल। यस बच्चों, तो बोलो रीऑर्डर लेवल के लिए क्या फॉर्मूला है, रीऑर्डर लेवल के लिए क्या फॉर्मूला है? तो रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला है मैक्सिमम यूसेज रेट इनटू मैक्सिमम लीड टाइम, मैक्सिमम यूसेज रेट इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। तो अब बताओ ए बी सी का मैक्सिमम यूसेज रेट क्या था? चलो ऊपर की टेबल की में देखता हूं मैं, एबीसी का मैक्सिमम यूसेज रेट था, यस बच्चों, एबीसी का बोलो कितना था? एक था 2250 900 2250 2250, बी का था 900 एंड सी का था 1350। यस बच्चों, मैक्सिमम यूसेज रेट ये मैंने लिख दिया है यहां पे, ए बी एंड सी का 2250 900 एंड 1350। समझा क्या बच्चों? ओके, एंड चलो एक काम करो, ए बी सी का मैक्सिमम लीड टाइम बताओ, मैक्सिमम लीड टाइम ए बी सी का। तो मेरे ख्याल से मैक्सिमम लीड टाइम है 3 वीक्स 5 वीक्स 4 वीक्स, 3 वीक्स। बी के लिए मैक्सिमम लीड टाइम है 5 वीक्स, बी के लिए अलग है ना ये, एंड सी के लिए इट इज 4 वीक्स, सी के लिए इट इज 4 वीक्स। तो चलो करो कैलकुलेशन, 2250 इंटू 3 इज इट 6750 kilograms? Is it 6750 kilograms? Then tell me, is it 4500 kilograms? And this is 1350 into 4, tell me, is it 5400 kilograms? 5400 kilograms। चलो बच्चों प्लीज एक बार मुझे बता दो, यहां तक समझा क्या? यहां तक सब कैलकुलेशन करेक्ट है क्या? आप मुझे प्लीज बता दो, कंफर्म कर दो बच्चों प्लीज, यहां तक सब करेक्ट है क्या? यस बच्चों, मैं वेट करता हूं आप तब तक, थोड़ा वो 10-15 सेकंड के बाद में लैग आता है, रहता है कभी कभी। तो आप बताओ यहां तक करेक्ट है क्या? प्लीज, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा, उसके बाद ही आगे जाऊंगा। रीऑर्डर लेवल, यस बच्चों, यहां तक करेक्ट है बच्चों? पक्का कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है? आर यू श्योर अबाउट इट? ओके, अब उसके बाद में हम फाइंड करेंगे मैक्सिमम लेवल। क्या फाइंड करेंगे? मैक्सिमम लेवल। तो आप ही बताओ मैक्सिमम लेवल का क्या फॉर्मूला होता है? इट इज ROL माइनस मिनिमम यूसेज रेट इनटू मिनिमम लीड टाइम प्लस ROQ प्लस ROQ। ये फॉर्मूला है बच्चों मैक्सिमम लेवल का। चलो फिर करो कैलकुलेशन अभी। ROL, तो ऊपर जो ROL लिखा हुआ है वो कॉपी कर देता हूं मैं, 6750 4500 5400 माइनस, हाँ चलो माइनस, ध्यान दे रहे हो क्या मेरे भाई? चलो बोलो अभी मिनिमम यूसेज रेट, चलो बोलो ए बी सी का मिनिमम यूसेज रेट कितना है? चलो मैं देखता हूं यहां पे कॉलम, ए बी सी का मिनिमम यूसेज रेट है 1750 700 1750 700 1750 देन 700 एंड यहां पे है 1050। यस, मिनिमम यूसेज रेट इंटू मिनिमम लीड टाइम बताओ एबीसी का, तो वो है 132, तो इंटू 1 इंटू 3 इंटू 2 इज मिनिमम लीड टाइम प्लस ROQ। तो बोलो प्लस ROQ कितना है यहां पे? प्लस 10,000 माय फ्रेंड्स। तो चलो मैं यहां पे ऊपर लिख रहा हूं प्लस 10,000, देन प्लस 5,000, करेक्ट है, एंड प्लस 10,000 प्लस 10,000। तो चलो बोलो फिर अभी मैक्सिमम लेवल क्या आ रहा है? 6750 माइनस 1750 प्लस 10,000, टेल मी इज इट 15,000 kilograms? 50,000 kilograms, then 4,500 minus 2,100 plus 5,000, tell me is it 7,400
kilograms. Then 5,400 minus 2100 plus 10,000. Tell me, is it 13,300 kilograms? बच्चों प्लीज मुझे कमेंट में बता दो ये सही है क्या सब? मैक्सिमम लेवल, ये कैलकुलेशन सही है क्या बताओ बच्चों प्लीज. मैक्सिमम लेवल, यस. 15,000, 7,400, 13,300. यस, वेरी गुड दीपाली. नेक्स्ट, मिनिमम लेवल का कैलकुलेशन हो सकता है. मिनिमम लेवल, चलो मैं तो कैलकुलेशन कर ही रहा हूं, आप भी कमेंट में डालो अगर आपने कैलकुलेशन किया हुआ है तो. मिनिमम लेवल का क्या फॉर्मूला है बच्चों? ROL माइनस एवरेज यूसेज रेट इनटू एवरेज लीड टाइम, इंटू एवरेज लीड टाइम. यस, तो ROL कितना है? चलो ऊपर से लिख देता हूं मैं, 6750, 4500, 5400 माइनस, चलो बोलो एवरेज यूसेज रेट इंटू एवरेज लीड टाइम. चलो बोलो एवरेज यूसेज रेट कितना था? तो वो था एवरेज यूसेज रेट 2800, 1200, 2800 and 1200. So it is 2000, then 800 and 1200 into average lead time है ABC का 243. So it is 2 weeks, 4 weeks, 3 weeks. करेक्ट है बच्चों? तो करो चलो. 6750 minus 4,000. Tell me, is it 2750 kilograms? 2750 kilograms. Then 4,500 minus 2,400. Tell me, is it 2100 kilograms? 2100 kilograms. And 5,400 minus 3,600. Is it 1,800 kilograms? Is it 1,800 kilograms, my friends? So this is the minimum level. This is the minimum level, my friends. And अब हमें फाइंड करना है एवरेज लेवल. क्या फाइंड करना है? एवरेज लेवल. तो बोलो एवरेज लेवल का क्या फॉर्मूला है? एवरेज लेवल का क्या फॉर्मूला है? आप ही बताओ बच्चों. एवरेज लेवल के दो फॉर्मूले हैं. तो एक काम करेंगे, हम एवरेज लेवल भी 2 बार कैलकुलेट करते हैं. चलो एक काम करेंगे, यहां पे फॉर्मूला 1 से करेंगे एंड बाद में फॉर्मूला 2 से करेंगे. चलेगा? एवरेज लेवल. ओके, तो एवरेज लेवल का पहला फॉर्मूला मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल डिवाइडेड बाय 2. मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल डिवाइडेड बाय 2. तो चलो आप मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम ऊपर के दो नंबर का टोटल करके डिवाइड बाय 2 कर देना डायरेक्टली. तो इट इज 15,000 प्लस 2750 डिवाइड बाय 2. टेल मी, इज इट 8875 kilograms? नेक्स्ट, 7400 प्लस 2100 डिवाइड बाय 2. इज इट 4750 kilograms? देन 13,300 प्लस 1,800 डिवाइड बाय 2. इज इट 7,550 kilograms? चलो बच्चों यहां तक करेक्ट है क्या बताओ? चलो मैं चेक करता हूं. मिनिमम लेवल आपके आंसर थे 4,2750. क्या आपके आंसर है? 2,700, 2,750, 2,100, 1,800. ये आपका आंसर है. प्रीति का आंसर ये करेक्ट है क्या बच्चों? मिनिमम लेवल आप मुझे एक बार बता दो प्लीज. अच्छा, ये कैलकुलेशन 1300 है. 4,500 माइनस, अच्छा ये 1300 है. दिस कैलकुलेशन इज, दिस इज 1300 माय फ्रेंड्स. ओके, 1300. अच्छा, तो फिर ये कैलकुलेशन भी नीचे का उसकी वजह से अफेक्ट हुआ रहेगा. तो बोलो बच्चों मिनिमम लेवल, तो 7,400 प्लस 1300 डिवाइड बाय 2. इज इट 4,350 kilograms? यस. 2,750, 1300, 1,800 करेक्ट है. अभी 1300, 1,800 करेक्ट है.
ओके, मिनिमम लेवल है 4000। अब करेक्ट है क्या बता दो बच्चों प्लीज। सब लोगों का आंसर यहाँ पे कुछ ऊपर नीचे, कुछ कैलकुलेशन, कुछ पता नहीं क्या क्या कर रहे हो। आप मुझे बताओ अभी कुछ करेक्ट है क्या बताओ प्लीज। अभी के इसमें कुछ मिस्टेक रहा तो आप मुझे बता दो बच्चों प्लीज। यस, दीपाली जी, प्रीति, अजिंक्य, मैत्री, सब लोग बता दो प्लीज। यहां तक कैलकुलेशन करेक्ट है क्या अभी बता दो मुझे। अब मैं वेट कर रहा हूं। इसके पहले का जो भी है आपने बहुत सारे आंसर दिए मुझे। इनफैक्ट आपके आंसर मैंने देख के यहां पे कॉपी किया था तो कुछ मिस्टेक भी है यहां पे। यहां तक करेक्ट है क्या बता दो प्लीज। एवरेज लेवल भी करेक्ट आया क्या बता दो प्लीज। एंड दूसरा फॉर्मूला एवरेज लेवल का, मिनिमम लेवल प्लस हाफ ऑफ आर ओ क्यू। मिनिमम लेवल प्लस हाफ ऑफ आर ओ क्यू। तो प्लीज करो कैलकुलेशन बच्चों। मिनिमम लेवल है 2750, 2750 प्लस आर ओ क्यू कितना है, ए का 10,000 डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट, मिनिमम लेवल है यहां पे 1300 प्लस आर ओ क्यू है 5000 डिवाइडेड बाय 2। यहां पे मिनिमम लेवल है 1800 प्लस आर ओ क्यू है 10,000 डिवाइडेड बाय 2। तो टेल मी माय फ्रेंड्स, इज इट 5000 प्लस 2750? टेल मी, इज इट 7750 kilograms? Then 2500 plus 1300, is it 3800 kilograms? Then 6800 kilograms. 6800 kilograms. So this is minimum level plus half of ROQ. ये फॉर्मूला यूज किया। चलो यहाँ पे दीपाली का आंसर है 7750, 3800, 6800। यस, वेरी गुड दीपाली जी। यस, आप मुझे भी गाइड किया करो यार कैलकुलेशन में। मैं अकेला बैठ के यहाँ पे कैलकुलेशन करता हूँ, है कि नहीं। आप सब लोग कैलकुलेशन में गाइड करेंगे तो आसान रहेगा काम। यस, वेरी गुड बच्चों। तो चलो, ये क्वेश्चन नंबर 5 के सारे लेवल्स हमने फाइंड कर दिए बच्चों। कैलकुलेट वेरियस इन्वेंट्री लेवल्स, ऐसा उन्होंने बताया था। आई थिंक वी हैव कंप्लीटेड द एंटायर क्वेश्चन ओवर हियर। यस और नो? कंप्लीट किया क्या नहीं बच्चों, आप बताओ मुझे। ओके, तो ये हमारा कंसेप्ट हुआ वेरियस इन्वेंट्री लेवल्स का, वेरियस इन्वेंट्री लेवल्स का। एंड आई होप देयर इज नो डाउट इन दिस, देयर इज नो डाउट इन दिस। समझा है सबको ये? ओके, चलो फिर। नाउ प्लीज रीड प्रॉब्लम नंबर 9। Please read problem number 9 on page 4. Problem number 9. Okay, on page 4. Problem number 9, my friends. Okay. उसके पहले मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट बताता हूं बच्चों। ओके, गुड्स परचेस्ड, गुड्स परचेस्ड, दैट इज ऑब्वियसली गुड्स मतलब रॉ मटेरियल परचेस्ड, रॉ मटेरियल परचेस्ड फ्रॉम द सप्लायर, फ्रॉम द सप्लायर। रॉ मटेरियल जो हम सप्लायर से परचेस करते हैं, ओके, इंटर्स आवर स्टोर लेजर, हमारे स्टोर लेजर में जब वो एंटर होता है, एंटर इन स्टोर लेजर एज रिसीट, रिसीट बोल के एंटर होता है ना, यस और नो, एट लैंडेड कॉस्ट, एट विच कॉस्ट, लैंडेड कॉस्ट, एंड नॉट एट इनवॉइस प्राइस, एंड नॉट एट इनवॉइस प्राइस। जो सप्लायर को हम पेमेंट करते हैं, समझो मेरा फैक्ट्री पुणे में है, मेरा फैक्ट्री पुणे में है, ध्यान दे रहे हो क्या बच्चों, मेरा फैक्ट्री पुणे में है और मेरा रॉ मटेरियल मैं बाय करता हूं मुंबई से। तो समझो उसने मुझे 20,000 में कोई रॉ मटेरियल भेज दिया, 200 किलोग्राम्स थे, 200 किलोग्राम्स उसने मुझे 20,000 रुपए में भेज दिए। बट मुझे समझो 20,000 रुपए में उसने मुझे भेज दिए, मुझे पुणे मुंबई हाईवे पे राइट 500 रुपए का टोल लग गया, वहां से लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस लग गए 1,000 रुपए,
समझ रहा है कि नहीं? पुणे में सिटी में एंटर करते वक्त कुछ 500 रुपए और टोल टैक्सेस देना पड़ा, यहां पे मुझे स्टोर में रखते वक्त राइट और कुछ खर्चा लगा और समझो वो 1000 रुपए है। तो आप बताओ ये सबका टोटल जो आ रहा है बच्चों, ये टोटल समझो 23,000 आ रहा है। तो आप बताओ बच्चों स्टोर में तो वो 23,000 रुपीज जाएगा। दिस इज क्वांटिटी अमाउंट, रेट जो भी है वो कैलकुलेट किया जाएगा। तो आप बताओ बच्चों मैंने सप्लायर को तो 20,000 ही पेमेंट किए थे ना। तो यहां पे स्टोर लेजर में रिसीट कॉलम के अंदर, रिसीट्स कॉलम के अंदर जो क्वांटिटी रेट अमाउंट बनता है हमारा, अब बताओ बच्चों वो अमाउंट क्या आया, इनवॉइस प्राइस आया या लैंडेड कॉस्ट आया? आप मुझे कमेंट में बता दो। इनवॉइस प्राइस आया, जो पेमेंट हमने सप्लायर को किया वो आया, या लैंडेड कॉस्ट आया बच्चों? यस, क्या आया बच्चों? यस, लैंडेड कॉस्ट ही आया ना यहाँ पे, यस और नो? बट वो लैंडेड कॉस्ट लेते वक्त क्या क्या इंक्लूड करना चाहिए और क्या इंक्लूड नहीं करना चाहिए इज ऑल्सो द क्वेश्चन, करेक्ट और नॉट? तो लैंड आप मुझे कमेंट में बता दो, इंतजार है मुझे। गुड्स क्या रेट से स्टोर लेजर में एंटर होते, बोलो बच्चों क्या रेट से स्टोर लेजर में एंटर होते? तो एट लैंडेड कॉस्ट, क्या रेट से एंटर होते हैं? एट लैंडेड कॉस्ट। प्लीज कमेंट में बता दो मुझे स्टोर लेजर में गुड्स क्या रेट से एंटर होते हैं, बोलो मेरे भाई। यस, लैंडेड कॉस्ट से एंटर होंगे। तो चलो उसी कंसेप्ट पे एक छोटा सा क्वेश्चन है, ओके वो सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 प्लीज बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 आप प्लीज पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 9, ओके। एट व्हाट प्राइस पार्ट A32 would be entered in store ledger if the following invoice was received from the supplier? Following invoice was received from the supplier. तो हमने 200 यूनिट्स ऑफ पार्ट A32 बाय किए थे, 200 यूनिट्स 1000 रुपए। हमें डिस्काउंट दिया है कुछ उसमें 20%, करेक्ट है? 20% डिस्काउंट दिया है, तो हमें पेमेंट तो 800 ही करना होगा, प्लस उसने कुछ एक्साइज ड्यूटी ऐड कर दिया है। अब एक्साइज ड्यूटी की जगह अब तुम जीएसटी बोल सकते हो, ये आईसीआई स्टडी मटेरियल से लिया हुआ क्वेश्चन मैंने, उन्होंने वो पुराना एज इट इज रखा हुआ है, तो जीएसटी लिख सकते हो आप। जीएसटी टोटल कर दिया है, प्लस पैकिंग चार्जेस है कुछ 50 रुपीज, एंड टोटल 970 रुपीज का पेमेंट हुआ रहेगा बच्चों, 970 रुपीज का। क्वेश्चन नोट्स अ 2% डिस्काउंट विल बी गिवन फॉर पेमेंट इन 30 डेज। तो 2% डिस्काउंट भी मिल सकता है हमें। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट सब्सटेंशिएटिंग राइट द पेमेंट ऑफ एक्साइज ड्यूटी आर इनक्लोज्ड फॉर क्लेमिंग मॉड वैट क्रेडिट। तो आप ऐसे बोल सकते हो डॉक्यूमेंट सब्सटेंशिएटिंग फॉर पेमेंट ऑफ जीएसटी राइट आर अटैच्ड राइट फॉर क्लेमिंग जीएसटी क्रेडिट, फॉर क्लेमिंग जीएसटी क्रेडिट। वो मॉड वैट पुराना टर्म है, मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स तब उसको बोलते थे, अभी हम उसको जीएसटी बोलते हैं। जीएसटी क्रेडिट क्या बोलते हैं? जीएसटी क्रेडिट क्या बोलते हैं? जीएसटी क्रेडिट। तो चलो पहले मैं आंसर लिख के देता हूं एंड फिर एक्सप्लेन भी करूंगा पूरा डिटेल में, ओके? तो राइट डाउन स्टेटमेंट शोइंग calculation of price per unit at which part A32 will enter the स्टोर लेजर। तो स्टोर लेजर में वो क्या प्राइस से इंटर होगा ये हमें कैलकुलेट करना है बच्चों। कैलकुलेशन ऑफ प्राइस पर यूनिट एट विच पार्ट A32 विल एंटर द स्टोर लेजर। तो राइट डाउन particulars and amount, particulars and amount। पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट बच्चों, चलो यहां तक लिखेंगे आप लोग, फॉर्मेट रेडी। स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ प्राइस पर यूनिट एट विच पार्ट A32 विल एंटर द स्टोर लेजर। पार्ट A32 विल एंटर द स्टोर लेजर माय फ्रेंड्स। तो चलो ए बोलो, इनवॉइस प्राइस, हाँ बोलो क्या है?
200 यूनिट्स एट अ रेट ऑफ ₹5 1000 बी लेस हमें ट्रेड डिस्काउंट मिला है बच्चों, तो ऑब्वियसली 200 रुपए ट्रेड डिस्काउंट मिला है तो पेमेंट तो 800 का ही होने वाला है, यस और नो। तो चलो यहां पे लिखता हूं मैं बैलेंस कॉस्ट कितना पे करना पड़ेगा फिर 800 रुपए, यस और नो। डी एड एड लिखो एड क्या ऐड करना है आपको लगता है कि सर एक्साइज ड्यूटी ऐड करो, तो बिल्कुल ऐड मत करो, ऐड जीएसटी ऐड नहीं होगा उसमें, ऐड पैकिंग चार्जेस, ऐड पैकिंग चार्जेस। तो चलो पैकिंग चार्जेस ऐड करो, कितना पैकिंग चार्जेस है 50 रुपीज, ओके टोटल बोलो इट इज 850 रुपीज, 850। therefore price per unit for part A32, tell my friends 850 divided by 200 units, 850 divided by 200 it comes to rupees 4.25। answer is rupees 4.25। are you understanding my friends? Price per unit at which part A32 will enter the store ledger, answer is 4.25, answer is 4.25। समझा क्या बच्चों? चलो बोलो फिर आपके दिमाग में क्या डाउट है। ओके सबसे पहला सर कैश डिस्काउंट मिलने वाला है, उसका क्या हुआ, ओके तो राइट डाउन नोट्स, तो नंबर 1 नोट, ओके कैश डिस्काउंट फॉर ऑब्वियसली कैश डिस्काउंट हमेशा प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए होता है एंड ट्रेड डिस्काउंट बल्क बाइंग के लिए होता है। तो ट्रेड डिस्काउंट की वजह से जो प्राइस कम होने वाला है उसका इंपैक्ट शुड बी देयर इन द स्टोर लेजर, बट कैश डिस्काउंट फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट इज एन आइटम प्योरली फाइनेंशियल इन नेचर, कैश डिस्काउंट फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट इज एन आइटम प्योरली financial in nature, therefore it is not considered in cost accounts, it is not considered in cost accounts, obviously it will be considered मतलब it will be treated as either a miscellaneous income, समझ रहा है ना कहीं वो P&L में क्रेडिट होगा ना, डिस्काउंट तुम्हें मिला है, करेक्ट है, इट विल बी कंसीडर्ड इन फाइनेंशियल अकाउंट्स, इट विल बी रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल अकाउंट्स, चलो ये तो हो गया, ओके। अब आपके दिमाग में है कि सर एक्साइज ड्यूटी या जीएसटी वो क्यों नहीं ऐड किया, ओके तो राइट डाउन जीएसटी is not included in landed cost as company will take the GST credit of rupees 120 against their output GST liability, ओके। अब शायद ओके अगर कोई रेगुलर बैच में मुझे पहली बार ये कंसेप्ट पढ़ाना होता तो शायद आपको समझता भी नहीं, बट आप में से तो सब लोग मैक्सिमम टैक्सेशन भी पूरा पढ़ चुके हो बच्चों, ये तो रिवीजन बैच के बच्चे हैं ना, करेक्ट, कोई आप में से पहली बार नहीं पढ़ रहा हूं जहां तक मेरा नॉलेज है, तो आपको पता है ना बच्चों ये जीएसटी क्रेडिट क्या होता है,
यस और नो, जीएसटी क्रेडिट तो जो मैं राइट मेरे सप्लायर को पे कर रहा हूं, बट मेरा कस्टमर जो मुझे पे कर रहा है वो मुझे गवर्नमेंट को पे करना रहता है, उस समय पे आई टेक दिस 120 रुपीज एज द इनपुट टैक्स क्रेडिट, आईटीसी जिसको बोलते हैं आप लोग। आपने तो जीएसटी में ये चैप्टर पढ़ा रहेगा ना, आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट पढ़ा है या नहीं आप मुझे बता दो बच्चों, प्लीज कमेंट में बता दो। ये आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट पढ़ा है या नहीं है, तो आप मुझे बताओ। ये 120 का भले ही पेमेंट हो रहा है, ये मेरा खर्चा है, एक्सपेंडिचर है, ऐसा मैं नहीं बोल सकता। रीजन ये है कि मेरा कस्टमर जब मेरा प्रोडक्ट या सर्विस खरीद रहा है उस समय पे मुझे जो जीएसटी पे कर रहा है, मैं वो पूरा का पूरा गवर्नमेंट को नहीं दे रहा हूं, उसके अगेंस्ट मैं ये 120 का क्रेडिट भी ले लूंगा। तो समझो अगर मेरा लाइबिलिटी 1000 रुपए आया तो 1000 में से मैं 120 डिडक्ट करूंगा एंड गवर्नमेंट को बचा हुआ पैसा ही दे दूंगा। बट जबकि मैंने तो मेरे कस्टमर से 1000 रुपए कलेक्ट किया था ना। This is known as input tax credit, my friends. Input tax credit. Are you understanding this, my friends? Yes or no? अच्छा सुनो ध्यान से प्लीज। समझो मैंने अपना, समझो ये स्टूडेंट है एक मौसम लुंकड़, मौसम, ओके, तो मौसम लुंकड़, ओके, से मैंने कुछ प्रिंटिंग करवाया बेटा, ओके, कुछ प्रिंटिंग करवाया, ओके। उसने क्या किया, मेरा स्टडी मतलब प्रिंट करके दिया एंड मुझे बिल भेजा 2 लाख रुपए, प्लस मान लो 18% जीएसटी लगा दिया, 36,000, ओके। तो मैंने मौसम को कितना पेमेंट कर दिया, 2,36,000, 2,36,000। तो आप मुझे बताओ, आपको लग रहा है हाँ सर आपको प्रिंटिंग को 2,36,000 रुपीज लग गए, 2 लाख, मैं बोल रहा नहीं भाई 2 लाख रुपए लग गए। आपको लग रहा है सर आपने उसको पेमेंट 2,36,000 का किया है, हाँ किया है। जब मैं स्टूडेंट से जीएसटी कलेक्ट करता हूं तो समझो मेरा इस महीने में टोटल जीएसटी कलेक्शन 20 लाख रुपए, टोटल कलेक्शन नहीं, जीएसटी का कलेक्शन, मतलब मेरे रिसीट रहेंगे कुछ राइट करोड़ रुपए, जिसमें जीएसटी 20 लाख रुपए है, तो माइनस मैं इनकम इनपुट टैक्स क्रेडिट बोल के ये 36,000 डिडक्ट करूंगा। ऐसे ही और बहुत सारे क्रेडिट्स मेरे पास अवेलेबल रहेंगे ना। मैंने पेन ड्राइव बाय किए थे, उसमें जीएसटी लगाया था, वो मैंने कुछ प्रिंटिंग करवाया, उसका जीएसटी, मैंने जो जो काम करवाया है, जहां जहां पे इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है वैसा जीएसटी में डिडक्ट करके बचा हुआ पेमेंट ही गवर्नमेंट को करूंगा ना। तो आप बताओ बच्चों, कैनाई से ये मौसम से मैंने जो प्रिंटिंग किया था मेरे लिए कॉस्ट तो 2 लाख रुपए ही था, क्योंकि ये जो 36,000 है वो तो आईटीसी अवेलेबल है मेरे पास, इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है बच्चों, इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है बच्चों। यस और नो, कुछ जा रहा है क्या दिमाग में, बताओ प्लीज, यस और नो। तो समझो एक कैमरा है, समझो मेरे पास एक कैमरा है, ओके, कैमरा 2 मिनट के लिए समझो कि एसेट नहीं है, राइट, उसको कैपिटलाइज नहीं करना है, ऐसे समझो कि उसके अगेंस्ट जीएसटी अवेलेबल है। अब क्या आपको विशाल सर बताएंगे कि जीएसटी होता है नहीं होता है, वो आईटीसी मेरा टॉपिक नहीं है, ध्यान दे रहे हो क्या। मैंने समझो एक कैमरा बाय कर लिया, ओके, समझो बिल आया मेरे पास कैमरा का 10,000 प्लस 1,800 रुपए जीएसटी, ओके। तो आप मुझे बताओ 11,800 का पेमेंट है। अब मुझे बताओ बच्चों, समझो ये मौसम को क्या यही कैमरा बाय करना था, यही कैमरा बाय करना था, सुन रहे हो क्या। एंड समझो मौसम मेरे पास आया और बोल रहा है कि सर ये कैमरा आप मुझे बाय करके दो। मैं समझो उसको बोल रहा हूं सर क्या फर्क पड़ता है मौसम, मैं बाय करूं और तू बाय करूं, क्या मैं भी बाय करके तुझे दिया तो तुझसे तो पैसा लेने ही वाला हूं मैं। वो बोल रहा नहीं सर आप बाय करो, 11,800 का पेमेंट आप ही करो, आपके अकाउंट से चेक दे दो, उसको पेमेंट कर दो, आपके अकाउंट बुक्स में उसका रिकॉर्डिंग भी कर दो कि आपने आपके क्लासरूम के लिए कैमरा बाय किया है, आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट भी मिल जाएगा 1,800 रुपए। तो सर मैं आपको 10,000 रुपए देता हूं सिर्फ, ऊपर से आपको ये एक्सपेंडिचर भी हो जाएगा, आपका थोड़ा बहुत इनकम टैक्स भी कम हो जाएगा। मैं तो सर स्टूडेंट हूं, मुझे तो कोई इनकम टैक्स है ही नहीं, अभी मेरा कोई इनकम भी नहीं है, ना मेरे पास कोई जीएसटी नंबर है, ना मेरा कोई बिजनेस है, तो मेरा तो इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने का सवाल ही नहीं है। तो अगर मैं कैमरा बाय करूं तो 11,800 में पड़ रहा है सर, आप बाय करो, मैं आपको 10,000 रुपए देता हूं, इसमें आपका भी फायदा है। तो एक्चुअली है क्या फायदा है मेरा, एक तो 1,800 रुपए का, वो तो छोड़ो, मेरा कॉस्ट 11,800 का पेमेंट करूंगा मैं, बट 1,800 रुपए का क्रेडिट भी लूंगा बच्चों, एंड मौसम 10,000 रुपए दे भी रहा है मुझे, साथ साथ में इनकम टैक्स का बेनिफिट तो मुझे ही मिल रहा है ना यहाँ पे। यस और नो, इज दैट क्लियर माय फ्रेंड्स। यस, मौसम, वेदिका, सोराली समझा कि नहीं, आप बता दो प्लीज। तो आप मुझे बता दो बच्चों, ये इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है, तो दैट जीएसटी या एक्साइज ड्यूटी या जो भी कुछ उन्होंने दिया था, दैट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज कॉस्ट,
दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज कॉस्ट। एंड देखो उन्होंने जो पैकिंग चार्जेस दिए बच्चों, पैकिंग चार्जेस आर इंक्लूडेड, पैकिंग चार्जेस लिखो तीसरा नोट, पैकिंग चार्जेस आर इंक्लूडेड इन लैंडेड कॉस्ट, packing charges are included in landed cost as included in landed cost as these are non returnable boxes, non returnable boxes used, समझा या नहीं? नॉन रिटर्नेबल बॉक्सेस भेजा है। आपको लगता है कि सर अगर रिटर्नेबल रहा तो हो सकता है वो हमें 50 रुपए चार्ज करता है एंड हमने वो बॉक्स अगर रिटर्न कर दिया जिसमें रॉ मटेरियल पैक होके आया था, समझो हमें वो 20 रुपए का क्रेडिट देता है, बाद में रिबेट देता है। तो आप बताओ बच्चों 50 रुपए आया था, 20 रुपए तो वैसे भी रिबेट मिलने वाला है, एक्चुअल में मेरा कॉस्ट तो 30 रुपए ही है ना। या कभी कभी 100% रिबेट हो सकता है कि तुम ये बॉक्स में लेके जाओ, 50 रुपए का एक बॉक्स है, बट तुम बॉक्स वापस करो, हम 50 रुपए रिवर्स कर देंगे। तो इन दैट केस पैकिंग कॉस्ट में मैं 0 ऐड कर देता, क्योंकि मैं बॉक्स रिटर्न कर दूंगा, अल्टीमेटली वो 50 रुपए तो मुझे लगा ही नहीं, क्योंकि मैं बॉक्स वापस कर दिया, रॉ मटेरियल निकाल दिया, उसको सप्लायर को बॉक्स वापस दे दिया। तो अगर ऐसा है एंड पूरा का पूरा रिबेट मिलने वाला है 50 रुपए, तो मैं ऐड नहीं करूंगा इसमें। बट अगर समझो 50 रुपए से वो बोलता है सप्लायर कि तुम वापस करो, 40 रुपए का रिबेट देते हैं हम लोग, तो मेरे लिए एक्चुअली पैकिंग का जो पैकिंग मटेरियल था उसका खर्चा तो 10 रुपए ही है बच्चों। यस और नो? कुछ गया क्या दिमाग में? समझा क्या बच्चों? यस तो ये क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर में क्लैरिटी है कि नहीं, आप बच्चों मुझे प्लीज बता देना। क्वेश्चन नंबर 9 के आंसर में क्लैरिटी है या नहीं है? तो हम लोग अगर आपका पीडीएफ देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इतने क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं बच्चों ऑलरेडी। यस और नो? कर चुके हैं कि नहीं आप बता दो मुझे। यस 1 से लेके 11 12 तक सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। इनफैक्ट इसके आगे के भी कुछ सॉल्व किए, बट 1 से लेके 12 तक सब कुछ हो चुका है। डू यू एग्री? डू यू एग्री और नॉट? आप मुझे कमेंट में बता दो मेरे भाई, 1 से लेके 12 तक सब कुछ हुआ है कि नहीं? यस 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 बता दो बच्चों। ओके गुड। समझा बच्चों? एंड अब मैं एक छोटा सा कंसेप्ट आपको बताऊंगा, ट्रीटमेंट फॉर नॉर्मल लॉसेस एंड अबनॉर्मल लॉसेस, नॉर्मल लॉसेस एंड अबनॉर्मल लॉसेस, ट्रीटमेंट फॉर नॉर्मल लॉसेस एंड अबनॉर्मल लॉसेस। ओके थोड़ा अच्छे से कंसेप्ट के साथ बताता हूं बच्चों, प्लीज ध्यान दो, क्योंकि सेम ट्रीटमेंट फिर बाद में हम लेबर में भी करने वाले, नॉर्मल आइडल टाइम एंड अबनॉर्मल आइडल टाइम। प्लीज अच्छे से ध्यान देना, प्लीज प्लीज ध्यान दे रहे हो बच्चों? ओके सब लोग प्लीज अच्छे से ध्यान देना। यहां पे एक एग्जांपल देता हूं, समझो मेरा एक बिजनेस है, ओके वो बिजनेस का नाम है विनोद रेड्डी स्वीट शॉप, ओके जहां पे मैं एक आइटम बेचता हूं जिसका नाम है काजू कतली। क्या नाम है उसका? काजू कतली बेचने का विनोद रेड्डी का ये शॉप है। ये मेरा शोरूम है जहां पे ये मैं बेचता हूं सब। तो यहाँ पे ऐसा लोगो लगा हुआ है उसका, और ये शॉप है। यहाँ पे ऐसे रैक्स है जिसमें ऐसे काजू कतली स्टोर किया जाता है, एंड कस्टमर एक 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 कस्टमर आता है, एंड हमारे 3-4 सेल्स बॉयज हैं, वो काजू कतली बेच देते हैं। समझा बच्चों? ओके यहां पे एक मेरा किचन है दूसरे एरिया में, ओके पुणे में ही दूसरे एरिया में, नवी पेट में, ओके और ये मेरा स्वीट शॉप डेक्कन में है। समझो नवी पेट में किचन है मेरा, जहां पे एक्चुअली ये काजू कतली मैं बनाता हूं एंड बेचता हूं डेक्कन पे। तो समझो मैं हर रोज 2000 किलोग्राम काजू कतली बनाता हूं, 2000 किलोग्राम, एंड जिसका कॉस्ट होता है मेरे लिए समझो 2 लाख रुपए, जिसका कॉस्ट होता है 2 लाख रुपए। प्लीज ध्यान दो। तो आप बताओ बच्चों व्हाट इज द कॉस्ट पर किलोग्राम? व्हाट इज द कॉस्ट पर किलोग्राम? बोलो
₹100 इज द कॉस्ट पर किलोग्राम। तो टेल मी काजू कतली का वैल्यूएशन ₹100 पर किलोग्राम से हो रहा है। अब सुनो ध्यान से बच्चों, जब यहां पे आके वो काजू कतली में बेचता हूं बच्चों, तब मैं देखता हूं कि कोई आधा किलो बाय करता है, कोई 50 ग्राम बाय करता है, कोई 500 ग्राम बाय करता है, कोई 3 किलो बाय करता है। दिन भर मेरा सेल चलता रहता है एंड मैं देखता हूं डेली एंड में टोटल कर दिया मैंने, तो मान लो 1960 किलोग्राम इतना काजू कतली का सेल हुआ है एंड मैंने स्टॉक जाके देखा तो जीरो है स्टॉक, उधर जीरो स्टॉक है। अब बताओ 40 किलो गए कहां पे? 40 किलो गए कहां पे? मैं 1 साल से ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं ये, बट ये अवॉइड नहीं हो रहा है मुझसे 40 किलोग्राम का लॉस। अब सब क्या है ऐसा लॉस सब 40 किलोग्राम का, बताता हूं। ओके, अब मेरे ये जो सेल्समैन है बच्चों, ये कस्टमर को बेचते बचते एक आधा काजू कतली मुंह में डालते, अब मैं उनका क्या मुंह सील करूं क्या? एंड मेरे सेल्समैन है यार, थोड़ा बहुत इंसान है यार, खा लेता है कभी कभी, एक आध काजू कतली तो मुंह में डाल देगा। अच्छा, ये एक ऊपर से कोई कस्टमर जब आता है 2 किलो मांगता है, एग्जैक्टली 2 किलो देते वक्त क्या होता है, 2 किलोग्राम एंड 3 ग्राम चला जाता है, 5 ग्राम ऊपर चला जाता है। काजू कतली निकाला 2 किलोग्राम से कम आता है, एक डाल दिया 2 किलो 3 ग्राम होता है, निकाल दिया 2 किलो से कम आ रहा है। कस्टमर बोलता है नहीं चल 2 किलोग्राम से ज्यादा चाहिए, कम नहीं चलेगा। यहां पे मेरे हर जगह पे 2 4 5 ग्राम जा रहा है। ऊपर से कभी कभी कस्टमर आता है, बोलता है काजू कतली चाहिए, सेल्समैन बोलता है मेरा हाँ सर अवेलेबल है, वो बोलता है फ्रेश है क्या? मेरा सेल्स बॉय बोलता है हाँ सर बहुत फ्रेश है, हम तो हर रोज 2000 किलोग्राम बनाते हैं, हर रोज बेचते हैं, हम स्टॉक रखते ही नहीं है कल का। कस्टमर बोलता है दिखा, मैं थोड़ा टेस्ट करके देखता हूं। समझा क्या? वो टेस्ट करके देख रहा है, उसके साथ में उसकी बीबी आई रहती है, बीबी ऐसे देखती है, फिर मतलब बीबी को भी देना पड़ता है, फिर छोटा बच्चा रोता रहता है उधर, वो बोलता है पप्पा मला पाइजे, उसको भी देना पड़ता है। अब बताओ इस चक्कर में जा रहा है कुछ 5-10 ग्राम पर कस्टमर, पॉसिबल है ना बच्चों? यस और नो? तो ये पूरे प्रोसेस में मेरा 40 किलोग्राम जा रहा है। तो आप बताओ ये 40 किलोग्राम नॉर्मल लॉस है या अबनॉर्मल लॉस है? नॉर्मल लॉस है या अबनॉर्मल लॉस है? बताओ मुझे कमेंट में, नॉर्मल लॉस है या अबनॉर्मल लॉस है? बोलो मेरे भाई। यस, मैं वेट कर रहा हूं आपके कमेंट का, उसके बिना आगे नहीं जाऊंगा मैं। बोलो नॉर्मल लॉस है या अबनॉर्मल लॉस है? बोलो बोलो बोलो। ये 40 किलोग्राम नॉर्मल लॉस है या अबनॉर्मल लॉस है एंड अनअवॉइडेबल है बच्चों। ये ऊपर से बताता हूं, मैं कुछ भी किया तो ये 40 किलोग्राम कम नहीं कर पाऊंगा, लॉस अवॉइड नहीं कर पाऊंगा, तो ये क्या है? नॉर्मल लॉस। तो अब सुनो ध्यान से बच्चों, तो मैं क्या सोच रहा हूं, मेरे पास जो काजू कतली आया जिसका कॉस्ट 2 लाख था, तो मैं ऐसे ही सोचूंगा कि 1960 किलोग्राम काजू कतली का ही वो कॉस्ट है। तो टेल मी कैन आई से cost per kilogram for me is 2 lakhs divided by 1960, it is 102.0408 rupees पर किलोग्राम। यही मेरा कॉस्ट पर किलोग्राम ऑफ काजू कतली है बच्चों। तो आप बताओ बच्चों, कैन आई से नॉर्मल लॉस has inflated the cost per kilogram of remaining काजू कतली? Yes or no? तो यही याद रखो बच्चों, नॉर्मल लॉसेस विल ऑलवेज इन्फ्लेट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ रिमेनिंग यूनिट्स। तो उसके लिए 2 पॉसिबल ट्रीटमेंट है, या तो बचे हुए 1960 किलोग्राम का कॉस्ट जो है वो मैंने इन्फ्लेट कर दिया, जो 100 रुपए पर किलोग्राम कॉस्ट आना चाहिए था वो कॉस्ट मैंने कर दिया। किससे इन्फ्लेट कर दिया? हाँ बोलो, जो 100 आना चाहिए था 100 से इन्फ्लेट कर दिया मैंने 2.0408 से, तो 102.0408 हुआ है। या तो ये जो नॉर्मल लॉस है 2.0408, यू इंक्लूड इट इन द फैक्ट्री ओवरहेड्स, यू इंक्लूड इट इन द फैक्ट्री ओवरहेड्स, एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स में इंक्लूड हुआ तो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो बढ़ेगा ही ना बच्चों। Can I say normal losses will inflate the cost of production and cost of production बढ़ेगा, ultimately cost of sales costing P&L में जाके डेबिट होता है, तो कंपनी का प्रॉफिट कम करेगा ही ना। तो नॉर्मल लॉसेस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा रहे, इसलिए कंपनी का प्रॉफिट थोड़े अमाउंट से कम भी करेंगे। यस और नो? बट अब बताओ, एबनॉर्मल लॉसेस जो है ना बच्चों, वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं बढ़ाएंगे, डायरेक्ट कॉस्टिंग पीएनएल को डेबिट होगी। मतलब कंपनी का प्रॉफिट जरूर कम करेंगे वो, बट किसी जॉब का, किसी प्रोडक्ट का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो बढ़ाएंगे नहीं। तो एबनॉर्मल लॉसेस
abnormal losses will be directly debited to costing P&L. चलो इसी एग्जांपल में बताता हूं, सुन रहे हो क्या? अब बताओ, नॉर्म अगर कोई लॉस नहीं होता बच्चों तो मेरे लिए कॉस्ट पर किलोग्राम ऑफ काजू कतली क्या था? कॉस्ट पर किलोग्राम ऑफ काजू कतली क्या था? अगर कुछ भी ये नहीं होता तो कॉस्ट पर किलोग्राम ऑफ काजू कतली 100 रुपीज था। कॉस्ट पर किलोग्राम ऑफ काजू कतली 100 रुपीज था बच्चों। इज दैट क्लियर? कॉस्ट पर किलोग्राम ऑफ काजू कतली 100 था। ओके, एक दिन मेरा टेम्पो, क्या मेरा टेम्पो यहां से निकला नवी पेट से एंड डेक्कन आ रहा है। ओके, एंड वो टेम्पो का एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट हुआ, वो टेम्पो का एक्सीडेंट हुआ एंड 1000 किलोग्राम काजू कतली टेम्पो से रास्ते पे गिर गई। 1000 किलोग्राम काजू कतली टेम्पो से रास्ते पे गिर गई बच्चों। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? ध्यान दे रहे हो क्या? 1000 किलोग्राम काजू कतली टेम्पो से रास्ते पे गिर गई। आप बताओ, 1000 किलोग्राम ही अच्छे कंडीशन में आ गए। अब बताओ बच्चों, मेरा कॉस्ट तो 2 लाख रुपए का था, डिवाइडेड बाय 1000 किलोग्राम ही अच्छे है, तो अब बताओ क्या ना इसे कॉस्ट मेरा 200 रुपए पर किलोग्राम हो गया, जो पहले 100 था। ऐसे मैं कर सकता हूं क्या? आप बताओ मुझे प्लीज। ऐसे मैं कर सकता हूं क्या? बताओ दो प्लीज। यस, कॉस्ट पर किलोग्राम इन्फ्लेट हुआ, 200 रुपए पर किलोग्राम हुआ। ऐसा मैं कर सकता हूं क्या? आप प्लीज बता दो। सोचो उसके ऊपर 1 मिनट, जस्ट आई विल बी बैक इन 30 सेकंड्स। इसके ऊपर सोचो। यस बच्चों, तो चलो बताओ, यहां पे ये एबनॉर्मल लॉस था बच्चों। तो आपने बोलना चाहिए नहीं सर ये गलत ट्रीटमेंट किया है। आप 2 लाख डिवाइडेड बाय 1000 किलोग्राम्स नहीं करना चाहिए था। तो 2 लाख में से जो आपका आधा लॉस हुआ 1 लाख, यू डेबिट दैट 1 लाख रुपीज टू कॉस्टिंग P&L, एंड जो बचा हुआ कॉस्ट है वही 100 किलोग्राम का है या 1000 किलोग्राम का है, तो कॉस्ट पर किलोग्राम विल रिमेन 100 रुपीज ओनली। तो क्या ना इसे अबनॉर्मल लॉसेस की वजह से हमने कॉस्ट पर किलोग्राम मतलब कॉस्ट ऑफ रिमेनिंग गुड क्वांटिटी को अफेक्ट नहीं होने दिया। बट जो नॉर्मल लॉसेस है, जो अनअवॉइडेबल है, हम क्या बोल रहे भाई अनअवॉइडेबल है, मेरे लिए है तो मेरे कॉम्पिटिटर के लिए भी है, करेक्ट और नॉट? बट जो अबनॉर्मल लॉसेस है बच्चों, आप मुझे बताओ, मेरे टेम्पो का एक्सीडेंट हुआ इसलिए कॉस्ट पर किलोग्राम काजू कतली का बढ़ा दिया। कॉस्ट बढ़ेगा तो सेलिंग प्राइस भी बढ़ेगा। मैं कस्टमर को ये बोलूं क्या, प्लीज यार एक्सीडेंट हुआ था उसकी वजह से आज सेलिंग प्राइस ज्यादा है, प्लीज बाय कर ले। वो क्या बोलेगा, ठीक है मैं आज के दिन कहीं और से बाय करता हूं, कल वापस तेरे पास आ जाता हूं। कल तो एक्सीडेंट नहीं होगा ना? यस और नो? कुछ जा रहा है क्या दिमाग में बच्चों? समझो इस बैच में मान लो पढ़ाते पढ़ाते मान लो ये प्रोजेक्टर गिर गया किसी स्टूडेंट के सर के ऊपर एंड मुझे उसको कॉम्पेंसेशन देना पड़ा 15 लाख रुपए, क्या ना इंक्रीज द फीस? आप बोलोगे सर ये एबनॉर्मल लॉस है, ये आपके एकेडमी के कॉस्टिंग P&L को डेबिट कर दो। यू कैनॉट इन्फ्लेट द कॉस्ट, you cannot inflate the cost of production because of such avoidable abnormal losses। हाँ, अगर कोई अनअवॉइडेबल जो रहता है वो तो आपके लिए रहेगा, तो हर कोचिंग सेंटर के लिए रहेगा, उसकी वजह से आपका कोई अगर कॉस्ट इन्फ्लेट होता है तो दैट्स अंडरस्टैंडेबल। यस और नो? तो सुनो ध्यान से बच्चों, normal losses will inflate the cost of production। normal losses will inflate the cost of production either by increasing the cost of remaining good units।
either by increasing the cost of remaining good units or either by increasing the cost of remaining good units or by including it in the factory overheads whereas abnormal losses will be directly debited to costing profit and loss account. तो सुनो ध्यान से, वापस एक बार बताता हूं बच्चों, नॉर्मल लॉसेस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, इसलिए प्रॉफिट भी कम करेंगे, वेराज abnormal losses कंपनी का प्रॉफिट कम करेंगे बट किसी भी जॉब का, किसी भी बैच का, किसी भी ऑर्डर का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाएंगे नहीं, एज दोज आर डायरेक्टली डेबिटेड टू कॉस्टिंग P&L. समझो एक स्टूडेंट का एक्सीडेंट हुआ, उसको मुझे 10 लाख रुपए देना पड़ा, तो इसकी वजह से मैं कॉस्ट पर स्टूडेंट अपने बैच का बढ़ाऊंगा नहीं, राइट. वेराज प्रॉफिट, एक्सपर्ट का प्रॉफिट तो 10 लाख से कम हो जाएगा ना, बिकॉज इट वॉज एन अबनॉर्मल आइटम, इट विल बी डायरेक्टली डेबिटेड टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, माय फ्रेंड्स. Is that clear or not? And same is the treatment for abnormal idle time and normal idle time, my friends. तो चलो एक काम करते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसके ऊपर, एंड उसके बाद में मैं बोल सकता हूं कि इस बैच में अपना थर्ड चैप्टर राइट हैज बीन एंडेड आफ्टर सॉल्विंग दिस. कौन सा थर्ड चैप्टर? पहला बेसिक कॉस्ट कंसेप्ट, दूसरा कॉस्ट शीट एंड तीसरा मटेरियल्स. ये हम कंप्लीट होने के राइट बहुत पास में है. तो चलो बच्चों, प्लीज रीड प्रॉब्लम नंबर 100 ऑन पेज 37. अब यह प्रॉब्लम नंबर 100 पढ़ो ऑन पेज 37, माय फ्रेंड्स. तो चलो बच्चों, प्लीज रीड प्रॉब्लम नंबर 100 ऑन पेज 37. ऑन पेज 37. यस, प्रॉब्लम नंबर 100 पढ़ लो बच्चों ऑन पेज नंबर 37. एवरीवन माय फ्रेंड्स, आप प्रॉब्लम पढ़ो. थोड़ा सा यहाँ पे कुछ सिस्टम में एरर है, वो मैं सॉल्व कर लेता हूं. आप अभी प्रॉब्लम नंबर 100 पढ़ोगे बच्चों. पहले प्रॉब्लम नंबर 100 पेज 37. चलो बच्चों, प्रॉब्लम नंबर 100 ये हमें सॉल्व करना है अभी. प्रॉब्लम नंबर 100 पेज 37. प्रॉब्लम नंबर 100 पेज 37, माय फ्रेंड्स. चलो करना है सॉल्व. An invoice in respect of consignment of chemical A and B provides the following information. An invoice in respect of consignment of chemical A and B provides the following information. Chemical A and chemical B आपको दिया हुआ है. Chemical A and chemical B. बेसिक कस्टम ड्यूटी क्रेडिट इज नॉट अलाउड, ब्रैकेट में लिखा है स्पेसिफिकली, मतलब इट इज टू बी इंक्लूडेड. रेलवे फ्रेट दिया हुआ है, टोटल कॉस्ट दिया हुआ है. अ शॉर्टेज ऑफ 500 kilograms in A and 320 kilograms in chemical B is noticed due to normal breakage. You are required to compute the rate per kilogram of each raw material, assuming 2% for further deterioration. तो चलो write down statement showing calculation of effective cost per kilogram. Statement showing calculation of effective cost per kilogram. तो write down उसमें particulars chemical A and chemical B. Particulars chemical A and chemical B. Yes बच्चों, लिख रहे हो क्या? Particulars chemical A and chemical B. आपको पहुंचना है इफेक्टिव कॉस्ट पर किलोग्राम तक. इफेक्टिव कॉस्ट
पर किलोग्राम तक। तो राइट डाउन ए। यस बच्चों, पहले इनवॉइस प्राइस ऐसे लिखता हूं मैं, इनवॉइस प्राइस, हाँ बोलो कितना है, 10,000 kilograms at a rate of ₹10, and इधर 8,000 kilograms at a rate of ₹13. तो टेल मी माय फ्रेंड्स, इनवॉइस प्राइस कितना है? तो इट इज 1 लाख, क्वेश्चन में दिया हुआ ये, एंड 1,04,000, 1 लाख एंड 1,04,000 इनवॉइस प्राइस। बी, बेसिक कस्टम ड्यूटी, बेसिक कस्टम ड्यूटी, एंड उन्होंने क्लियरली बोला है क्वेश्चन में, क्रेडिट इज नॉट अलाउड, दैट मीन्स इट विल बी ट्रीटेड एज द लैंडेड कॉस्ट, क्रेडिट नॉट अलाउड 10%। तो टेल मी माय फ्रेंड्स, इज इट ए इंटू 10%? ए इंटू 10%, तो इट इज 10,000 एंड 10,400, एंड उन्होंने टोटल उधर दिया हुआ है बच्चों 20,400 बेसिक कस्टम ड्यूटी। देन रेलवे फ्रेट, तो रेलवे के ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लगे, हम रेलवे का ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हमेशा वेट के बेसिस पे होगा। रेलवे फ्रेट अपॉर्शनड इन द रेशो ऑफ, क्या रेशो में आएगा बोलो, इन द रेशो ऑफ, इधर 10,000 किलोग्राम था, इधर 8,000 किलोग्राम था, इन द रेशो ऑफ 10,000 इज टू 8,000, मतलब 5:4 के रेशो में जाएगा, 5:4। तो टेल मी 3840 इंटू 5/9 एंड 3840 इंटू 4/9, अपॉर्शन इन द रेशो ऑफ 10:8, मतलब ही 5:4, मतलब ही 5:4। तो करो 3840 इंटू 5/9, आंसर इज 2133.3333। चलो अप्रोक्सीमेटली 2133 लिख देता हूं, एंड 3840 इंटू 4/9, दिस इज 1706.66। चलो 1707 लिख देता हूं, 1707 लिख देता हूं बच्चों। सो दिस इज रेलवे फ्रेट, इज रेलवे फ्रेट, और कोई कॉस्ट नहीं है। तो हम जब इसको ऐड करेंगे तो इसको बोलेंगे टोटल लैंडेड कॉस्ट, क्या बोलेंगे, टोटल लैंडेड कॉस्ट। तो आप बोलो ए प्लस बी प्लस सी का क्या आंसर है? तो टेल मी 1 लाख प्लस 10,000 प्लस 2133, वेदर आंसर इज 1,12,133, एंड दिस इज 1,04,000 प्लस 10,400 प्लस 1707, इट इज 1,16,107. 1,16,107 is the total landed cost, my friends, is the total landed cost. Okay, E. Okay, अब बताओ quantity purchased, आप बोलो quantity purchased, कितना क्वांटिटी परचेस है बच्चों किलोग्राम्स में? बोलो 10,000 एंड 8,000, 10,000 एंड 8,000, ये क्वांटिटी परचेस्ड है बच्चों, दिस इज क्वांटिटी परचेस्ड 10,000 एंड 8,000। अब बताओ आपको क्या दिया है उधर, शॉर्टेज, शॉर्टेज टू बी ट्रीटेड एज नॉर्मल लॉस, मतलब इतना शॉर्टेज आ ही जाता है, कितना, क्या नॉर्मल लॉस है बोलो, 500 किलोग्राम्स एंड 320 किलोग्राम्स। तो अब बोलो बच्चों बैलेंस क्वांटिटी, अब आपके पास अच्छे कंडीशन में कितना आना एक्सपेक्टेड है, E माइनस एफ, दैट इज 9,500 एंड 8,000 माइनस 320, दैट इज 7,680। ऑब्वियसली ये सब किलोग्राम्स में है बच्चों, इधर ब्रैकेट में लिख दो या सामने लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, दिस इज ऑल इन किलोग्राम्स। यस, अब बताओ बच्चों ये बैलेंस क्वांटिटी है, और उन्होंने ऐसे बोला है आप कि और तुम प्रोविजन करके रखो कि 2% लॉस होगा, तो फर्दर 2% प्रोविजन, 2% प्रोविजन फॉर फर्दर लॉस, फॉर फर्दर लॉस, अगेन दिस इज टू बी ट्रीटेड एज नॉर्मल। जब तक कुछ बोला नहीं है तब तक हम नॉर्मली ट्रीट करेंगे। तो टेल मी माय फ्रेंड्स, इट इज G इंटू 2%, तो 9,500 इंटू 2%, 190 किलोग्राम्स, एंड 7,680 इंटू 2%, इट इज
53.60 किलोग्राम्स। एंड अब आएगा बच्चों आपको इफेक्टिव क्वांटिटी, इफेक्टिव क्वांटिटी which is G minus H. तो 9500 minus 190, it is 9310 kilograms, and 7680 minus 153.60, that is 7526.40 kilograms. Yes or no? अब J ऐड करो इसमें, एंड वो है, बोलो अभी क्या फाइंड करना है आपको बच्चों, वो है इफेक्टिव कॉस्ट पर किलोग्राम। तो अब बोलो आप ही मुझे, इफेक्टिव कॉस्ट पर किलोग्राम कितना आएगा? मेरे ख्याल से आंसर आएगा डी डिवाइडेड बाय आई। तो 1,12,133 डिवाइडेड बाय 9310, अप्रोक्सीमेटली आंसर इज 12.04, and here 1,16,107 divided by 7526.40, answer is 15.43 approximately per kilogram. 15.43 per kilogram, my friends. So this is what is the effective cost per kilogram. कुछ गया क्या दिमाग में बच्चों? तो ये और नॉर्मल लॉसेस, अबनॉर्मल लॉसेस के कंसेप्ट और क्लियर हो जाएंगे नेक्स्ट चैप्टर में, जिसका नाम है एम्प्लॉय कॉस्ट। तो जितना पॉसिबल था बच्चों मुझसे बूस्टर रिवीजन बैच में आपके रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से जो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सब क्वेश्चंस, सब टाइप मैंने कवर कर दिया है बच्चों। अगर फिर भी आप बोलोगे नहीं सर राइट इसमें और प्रैक्टिस होना चाहिए था, तो वो तो बच्चों रेगुलर बैच में ही होगा ना यार, राइट। यहाँ पे डेफिनेटली इतना भी करोगे आप तो मुझे नहीं लगता कि आपके एग्जाम में राइट आपको कुछ फेल होने की नौबत आ सकती है बच्चों, प्लीज। तो ये जो भी लेक्चर्स आप यूट्यूब पे देख रहे हो, बाद में मे भी ऑनलाइन डाउनलोड करके देखोगे, राइट, आप पूरा शिद्दत से 100% ध्यान दे के देखो, राइट, पूरा नोटबुक अच्छे से बनाओ, यही मेरे एक्सपेक्टेशन है बच्चों। एंड डेफिनेटली इतना करोगे तो आपको कोई फेल नहीं कर सकता बच्चों, आप फेल नहीं हो सकते। आज के लेक्चर, इसके पहले के लेक्चर्स अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज प्लीज यूट्यूब पे अगर आप देख रहे हो अभी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, राइट, चैनल को सब्सक्राइब करना, हो सकता है तो ये वीडियो को शेयर कर देना। आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जो भी कुछ आपका सोशल मीडिया का अकाउंट होगा या अकाउंट्स होंगे, आप प्लीज ये वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो बच्चों। थैंक यू वेरी मच and see you tomorrow in booster lecture number 7 my friends। तो lecture number 7 के लिए हम कल मिलेंगे। tomorrow we are going to cover employee cost my friends। हम एम्प्लॉय कम से कम 2 लेक्चर लगेंगे वो भी कवर करने के लिए, एम्प्लॉय कॉस्ट। ओके, जो लोग बाय चांस ओके राइट कुछ 2-4 अटेम्प्ट से राइट एग्जाम दे रहे एंड शायद वो आईपीसीसी में थे पहले, उनके लिए बता दूं एम्प्लॉय कॉस्ट में कुछ चेंजेस है उस चैप्टर में। ओके, पहले ना बच्चों आपको जो वेज रेम्युनरेशन स्कीम्स थे लेबर में, वो 11 स्कीम्स थे। टाइम रेट, पीस रेट, हेल्से, रॉवन, मेरिक्स, टेलर्स, आप समझ रहे हो, गैंट टास्क बोनस प्लान, एक्सेलरेटिंग प्रीमियम प्लान, इमर्सन्स एफिशिएंसी बोनस प्लान, बिडॉक्स प्लान, ऐसे 11 प्लान थे। उसमें से 7 प्लान्स इंस्टीट्यूट ने सिलेबस से हटा दिए एंड अभी आप सिर्फ बचे हैं 4 प्लान। कौन से 4 प्लान से वेज हम रेम्युनरेशन फाइंड करते हैं? टाइम रेट, पीस रेट, हेल्से, रॉवन। टाइम रेट, पीस रेट, हेल्से एंड रॉवन, यही सिर्फ नए सिलेबस में इतना ही रखा है। तो कल से जो मैं लेक्चर लूंगा ऑब्वियसली वो नए अमेंडेड पॉइंट ऑफ व्यू से ही रहेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो यू डोंट हैव टू स्टडी दोज फॉर्मूले, व्हाट आर द वेजेस एज पर बिडॉक स्कीम, इमर्सन्स प्लान, एक्सेलरेटिंग प्रीमियम प्लान, टेलर्स प्लान, गॉन्ट टास्क बोनस प्लान, समझ रहा है? अब आपको वो पढ़ने की जरूरत नहीं है बच्चों। तो जितना हम पढ़ेंगे यहाँ पे definitely exam point of view से it is going to help you like anything my friends। तो
थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टूडेज लेक्चर्स। आपका मैक्सिमम इसमें फायदा हो, यही मैं एक्सपेक्टेशन रखता हूं। एंड आई होप to see you tomorrow for booster lecture number 7 my friends. Thank you very much. Bye bye.